इतना धीरे। गुड मॉर्निंग। चलो आज हमारा पहला क्लास है कॉस्ट का। अब एक काम करते हैं, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग पहले बात करेंगे जो तुम लोग का कोर्स है सीए में उसके बारे में। इसके बाद बात करेंगे हम लोग जो हमारा सब्जेक्ट है कॉस्ट उसके बारे में। पर उसके पहले 2 मिनट अपने बारे में जिससे तुम लोग पढ़ने आए हैं। हम रंजन, ये क्यों बताना पड़ता है, क्योंकि जब एडमिशन का टाइम चल रहा था और हर बार ऐसा होता है, ये मेरे को 12 साल हो गया पढ़ाते हुए, हर बार ऐसा होता है एडमिशन के टाइम में लोग मेरे पास आते हैं और आके मेरे से पूछते हैं भैया बताइए रंजन सर कहाँ हैं। तो भाई ध्यान देना, हम खुद ही रंजन है और लोग मेरे से अंडशंड काम कराते हैं एडमिशन के टाइम। भैया लाइट जला दीजिए ना, भैया पानी का बोतल दीजिए ना, भैया वॉशरूम किधर है। और अभी जस्ट 2-4 दिन पहले ऐसी जब नीचे में थे और हमको मजा भी आता है करने में, लोग पूछे रंजन सर, हम बोला ऊपर, बोले ऊपर, हम बोला नहीं 5 तल्ला। तो भाई ध्यान देना, मेरा चेहरा, हम खुद ही रंजन है। इनफैक्ट सोचा था आज पहला क्लास है, थोड़ा फॉर्मल्स में है, ब्लेजर पहन के आए, थोड़ा टीचर जैसा लगे, पर कोई फायदा नहीं है, हम डेली ऐसे ही आने वाले कैजुअल पे, तो चेहरा ध्यान रखना। चलो मजाक का बात हटाओ। पहला बात, हम सीएस है दोनों क्वालिफाई किया था 2008 में। इसके बाद आर्टिकलशिप किए 3 साल पीडब्ल्यूसी में, उसके बाद 1 साल पीडब्ल्यूसी में जॉब, फिर आईटीसी में 1 साल जॉब, उसके बाद ईवाई ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विसेज दिल्ली में 3 साल जॉब। तो फाइनली 2013 में 2013 में जॉब को छोड़ के आए पढ़ाने के लिए। 2024 चल रहा है, 11 साल जस्ट खत्म हुआ था, 12 साल चल रहा है। अभी तक का एक्सपीरियंस फैंटास्टिक था। टचवुड काफी अच्छे लोगों को पढ़ाने का मौका मिला और I'm sure है आगे का एक्सपीरियंस भी अच्छा रहेगा। अब देखो अच्छा रहेगा खराब रहेगा डिपेंड करेगा तुम लोग पे, पर I'm sure है अच्छा रहेगा। हाँ समझ में आ रहा है, अच्छा रहेगा। ठीक, अब देखो ऐसा है ना, अब हमारा जो ये सब्जेक्ट है कॉस्ट, एक बार का मजूम करेगा, यहाँ पे बैठा हर एक जन कॉस्ट पहली बार पढ़ रहा है, क्या सही है? किसी का पहले कॉस्ट पढ़ा हुआ कहाँ पे? 12 में कॉस्ट टैक्स सब पढ़ ली 12 में। समझ गया। कौन सा बोर्ड में? बंगाल बोर्ड में। चलो जो भी है, एक बार भले यहाँ पे पढ़ा हुआ रहे, तब भी एक बार का मजूम करेगा। यहाँ पे कॉस्ट के बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है। अब हो सकता है कुछ लोग बोले हमारा बीकॉम में पढ़ना हुआ है या बीकॉम में चल रहा होगा सेमेस्टर 2 में, तो ये पहला क्वेश्चन उठता है, लोग बीकॉम में पढ़ते भी है और स्टिल अगर बाई चांस भूल चुक से कोई ध्यान दे दिया तो उसको भूल जाना। यहाँ पे एकदम नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, अज्यूम करते हुए कॉस्ट के बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है। अब देखो जब कॉस्ट पढ़ेगा ना, तो पढ़ते पढ़ते हो सकता है यहाँ पे कहीं डाउट है। डाउट है, घबराना मत, तुरंत मेरे को रोकना और रोककर पूछना। अब हो सकता है कुछ लोगों क्लास में पूछने में थोड़ा शर्म आए, बोले इतने लोगों के बीच में डाउट पूछेंगे तो पता नहीं क्या लगेगा, तो घबराना मत, क्लास के बाद पूछना। और बाई चांस क्लास के बाद कहीं और ट्यूशन जाने का हड़बड़ी रहे तो घबराना मत, नेक्स्ट डे क्लास के जल्दी आके पहले पूछना। उससे भी अगर शर्म आए तो एक काम करना, हम अपना एक टेलीग्राम नंबर देगा, उससे पूछना। उससे भी शर्म आए तो अपने फ्रेंड के द्वारा पूछवाना। और अगर स्टिल अगर शर्म आए तो बोलो और क्या कर सकता है। अब एक्चुअली लोचा ही है ना, जब इतने लोग एक साथ में रहते हैं तो हमेशा ना मन में रहता है यार अगर हम बाई चांस डाउट पूछ लिया, बाजू वाला क्या सोचेगा। यकीन मानो बाजू वाला भी यही सोच रहा है, बाजू वाला क्या सोचेगा। तो अगर बाई चांस कहीं पे डाउट है, घबराना मत, सही बता रहे हैं, मेरे से डरने का जरूरत ही नहीं है। ये बात हम बोल देते हैं और 4 दिन बाद रियलाइज करते हैं ये बात क्यों बोला। पर एकदम मेरे से टेंशन लेना नहीं है, जो मन चाहे नहीं, पढ़ाई रिलेटेड जो मन चाहे आराम से पूछना, हर एक समस्या का समाधान मिलेगा। अब एक काम करते हैं, स्टार्ट करने के पहले 2-4 छोटा बात, जो काफी लोग जय श्री राम में लगा हुआ है। हाँ भैया, हाँ जय श्री राम, जय श्री राम। अब आगे बढ़ने के पहले 2-4 छोटा बात। मेरा पहला बात, काफी लोग जब सीए में इंटर के लिए अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग के माइंड में डाउट आता है कि एक ग्रुप देना है, वो ग्रुप। तो पहले अगर एक बार बात करें सीए का, तो सीए के अंदर में अब बेटर ये है कि बोथ ग्रुप देना चाहिए। तो बोले क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपका सब्जेक्ट ग्रुप 2 में आता है इसलिए? नहीं, मैंने अगर तुम लोगों के माइंड में ऐसा है तो हम इतना चीप नहीं है। अब पहले पुराने सिलेबस में सीए के अंदर में 8 पेपर होता था तो काफी डिफिकल्ट था, पर अब 8 की जगह खाली 6 सब्जेक्ट है। तो अब देखो अब आराम से तो नहीं, पर मैनेजेबल है। 6 पेपर है, मैनेजेबल है। और एक और चीज, पहले एक ग्रुप पास होने के बाद आर्टिकलशिप शुरू हो जाता था,
पर अब जब तक बोथ ग्रुप क्लियर नहीं होगा तब तक एनीवेज आर्टिकल स्टार्ट होना नहीं है, तो कोई सेंस ही नहीं निकलता है कि पहले ए ग्रुप दे, फिर वापस 6 महीना बाद एक और ग्रुप दे और बाद में आर्टिकल शुरू करे। तो बेटर है साथ साथ में देकर स्टार्ट कर देना चाहिए। अब रहा बात सीएमए का, तो सीएमए के अंदर में ना बोथ ग्रुप देना थोड़ा रिलेटिवली अभी भी डिफिकल्ट है। कारण क्या, वहां पे 8 पेपर है और लगातार 8 दिन एग्जाम होता है। अब देखो बोथ ग्रुप के अंदर में चाप तो है कि भाई इतना सारा सब्जेक्ट पढ़ना एक साथ में, चाप तो है, फायदा नुकसान दोनों है। फायदा क्या, मेरा सबसे बड़ा अच्छा फायदा है सेट ऑफ का। और बात करें तुम लोगों को पता होगा कि हर एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए कितना चाहिए, 40, और पूरे ग्रुप में क्या चाहिए, 50% चाहिए। यानी अगर एक बार बात करें सीए का 300 मार्क का पेपर है तो 150 चाहिए। अब बाई चांस अगर बोथ ग्रुप को साथ में दिया है चाहिए 150, पर मान लो उसका आ गया 170 तो 20 नंबर एक्स्ट्रा आया। और उसी साथ में अगर वो ग्रुप 2 दिया है जिसमें चाहिए 150 पर आया मान लो 130, तो पहले वाले का जो ग्रुप 1 में 20 मार्क्स एक्स्ट्रा था, ये ग्रुप 2 के अंदर में जो डेफिसिट रह गया उसको सेट ऑफ करा के दोनों ग्रुप साथ में क्लियर करवाएगा। तुम लोगों ने मान लीजिए अगर हम इस टर्म में दे 170 लेकर आए और 6 महीना बाद देखे 130 लेकर आए, तो ये क्या बेनिफिट मिलेगा, बिल्कुल नहीं। यानी बेनिफिट तभी मिलेगा अगर बाई चांस हम लोग दोनों ग्रुप साथ में दे रहे हैं, तो मेरा पहला बेनिफिट मिलेगा सेट ऑफ का। पर हम ये सब फालतू बात ही नहीं करता। पास जस्ट पास होने के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा फायदा है बोथ ग्रुप साथ में देने का। अगर बाई चांस कोई रैंक लाना चाहता है वो तभी आ सकता है अगर बाई चांस हम लोग दोनों ग्रुप साथ में दे। एक मिनट, क्लास में कितने लोग रैंक लाना चाहते हैं? पूरा क्लास चाहता है? तुम भी हाथ उठाई दो, अकेले क्यों है? वैसे रैंक मिलता है खाली 50 पर, चलो ठीक है, चाहना चाहिए। जब चाहेंगे तभी तो आएगा। अब देखो बताते हैं होता क्या दोचा। अब हाथ उठा तो दिए भैया रैंक लाना चाहते हैं, पर पता है मन में ना साथ साथ में जो मन है वो बोला भाई तू क्या कर रहा है, हाथ पीछे कर, हाथ पीछे कर। मन अब देखा देखी उठा दिए, पर मन से आवाज आ रहा है भाई कहां जा रहा है, हाथ कहां जा रहा है। कारण क्या दिमाग में चल रहा है, यार जो क्लास 10 में सोचे उतना आया नहीं, जितना क्लास 12 में सोचे शायद उससे थोड़ा कम रह गया, बीकॉम में तो सोचते ही नहीं है, और जितना फाउंडेशन में सोचे हो सकता है कुछ लोगों का कम रह गया, तो फिर लोग को लगता है यार क्या गारंटी है अब अगर इंटर में अच्छा सोचे उसमें आएगा या नहीं आएगा। अब एक बात बताते हैं, सीए में इंटर पूरा एकदम फ्रेश स्टार्ट है। रीजन क्या है, यहाँ पे जितना भी सब्जेक्ट है ना, तुम लोग सारा का सारा सब्जेक्ट लाइफ में पहली बार पढ़ रहा है। तुम लोगों ने यानी हमारा अकाउंट पढ़ा हुआ है। जो फाउंडेशन में अकाउंट था और जो इंटर में अकाउंट था उसमें जमीन आसमान का फर्क। यहाँ पे सारा का सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ज्ञान है। अब अगला कॉस्ट पहली बार, आपके अलावा कॉस्ट पहली बार, एफएम पहली बार, टैक्स पहली बार, ऑडिट पहली बार। अब तुम लोगों ने लॉ हमारा फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है, वो वाला लॉ लॉलीपॉप था, और यहाँ पे अच्छा खासा कंपनीज एक्ट आएगा, तो भाई कोई लेवल ही नहीं है, बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। यानी इमेजिन करो यहाँ पे इतना बड़ा डिफरेंस है, तो इफेक्टिवली हम लोग हर सब्जेक्ट लाइफ में पहली बार पढ़ रहे हैं। और अगर पहली बार पढ़ रहे हैं यानी सब कोई अब सेम बेस में आ चुका है, और अगर सेम बेस में आ चुका है तो यहां से जो अच्छा पढ़ेगा उसका अच्छा आने वाला है। हम बताते हैं मेरा लाइफ का जो हम सेकेंड बैच पढ़ाया था, तो उस समय पहला क्लास था, पहला क्लास में कुछ इंट्रोडक्शन ये सब कुछ हुआ। उसके बाद पहला क्लास के बाद एक लड़का सुप्रतीक बोस मेरे पास आया, आके मेरे को बोलता है हम सीए छोड़ रहे हैं। हम बोले पहला क्लास में वैसा क्या कर दिया? बोला नहीं आप कुछ नहीं किए, पर हम जब क्लास में थोड़ा जल्दी आया, उस समय ना सीपीटी हुआ करता था, फाउंडेशन की जगह सीपीटी 200 मार्क्स का, वो टिक टिक चलता था। वो जब बेचारा क्लास में आया, पहले जो राइट में बैठा था उससे पूछा भाई तेरा सीपीटी में कितना आया? वो बोला 170 आउट ऑफ 200। इधर में पूछा तेरा कितना आया? बोला 175। पीछे पूछा तेरा कितना आया? बोला 182। आगे पूछा तेरा कितना आया? बोला 193। वो मेरे को अपना बेचारा दुखड़ा बताया कि हम आस पास दाएं बाएं जब पूछे तो ये सब मार्क्स था। तो मुझसे पूछा भाई तुम्हारा कितना आया? बोला 127। तो हमको समझ में आया बेचारे का डर जायज है, क्या 127 आया, इधर 140 160 70 80 90 सब चल रहा है। तो उससे मैंने थोड़ा उसको मोटिवेट किया, बोला पढ़ ये सब दिमाग में लगा, थोड़ा मोटिवेट किया 15-20 मिनट। जिस दिन सीए इंटर का रिजल्ट आया, वो जो लड़का था उसका आया ऑल इंडिया रैंक 8, 127 जिसका आया था, और जिसका 193 आया था वो अनफॉर्चुनेटली पहली बार में क्लियर नहीं हो पाया। तुम लोग डरा रहे हैं? नहीं, ये नहीं बोला कि फाउंडेशन अच्छा हो तो आगे खराब होने वाला, वैसा नहीं है भाई। मेरा फाउंडेशन में भी रैंक आया था, मेरा इंटर में भी आया था, मेरा फाइनल में भी आया था। पर बोलने का मतलब यह है
कि भाई अब फाउंडेशन तक जो किए वो कर लिए, अब इंटर से हम लोग को बड़ा अच्छा करना पड़ेगा। यहां से जो अच्छा करेगा गारंटीड अच्छा आने वाला है। ठीक, एक सेकंड, तुम लोग समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? देखो मेरे को ना शांत क्लास पसंद नहीं है। अब ये नहीं आपस में बात करने बैठ जाए। एक बोलो ना, यहां तक क्लियर है? अरे बोलो ना। ठीक, अब अगला बात, अब रैंक वैंक का बात सब कुछ कर लिए, सब कुछ हो गया। अब हम बताते हैं एक दो छोटा छोटा और बात। जनरली क्या होता है हमारे यहाँ पे कुल मिला के देखा जाए तो जो 6 या 8 सब्जेक्ट, पहले एक बात बताओ, तुम लोग का सारा ट्यूशन शुरू हो गया? सारा ट्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ? आई थिंक कमिंग वीक तक सब हो जाना चाहिए। और हम एक बात बता दें, जब तुम लोग कमिंग वीक में सारा ट्यूशन स्टार्ट होगा तब तुम लोग रियलाइज करेगा तुम लोग से बिजी कोई इंसान ही नहीं है। पहले में मोदी जी, सेकंड में तुम लोग। इमेजिन करो तुम लोग पहला ट्यूशन के लिए निकलेगा सुबह 8:30 बजे, तो घर से निकलेगा 8 बजे। 6:30, 4:30 क्या करेगा? अच्छा, यहाँ पे जेवियर्स के भी है क्या कोई? यहाँ पे कितने लोग जेवियर्स से हैं? बॉयज सेगमेंट, चलो कोई नहीं, तुम लोग बात समझा। यहाँ काफी लोग सेंट जेवियर स्कूल से आए हुए हैं। हरकत तो स्कूल जैसा ही है ना उनका। वो लोग का मॉर्निंग में सुबह 6 बजे कॉलेज, यानी घर से निकलना है 5 बजे। ठीक, अब इमेजिन करो उसके बाद मेरा पहला ट्यूशन आता है 11 से 1। इसके बाद अगला ट्यूशन आएगा शायद 1:30 से 4 के आसपास। अब हो सकता है कुछ लोग का ये दिन में इधर ट्यूशन रहेगा या फिर घर जाके क्लास करना रहेगा। यानी जब सारा ट्यूशन एक साथ में स्टार्ट हो जाएगा, इमेजिन करो सुबह घर से निकल रहे हैं 5, 5:30, शाम को वापस घर पहुंच रहे हैं 7, 7:30। अब जब 7:30 पे घर पहुंचेगा, जो बैग रहेगा वो फेंकेंगे साइड में, सामने रहेगा बेड, वो पुकार होगा आजा आजा, और तुरंत जाके उसके ऊपर में गिरेंगे। अब पहली बार लाइफ में पीछे से आवाज आएगा मम्मी का, बेटा थक गया होगा, आजा थोड़ा खाना खा ले। वो पीछे में रह रहा है, चलो दोस्ती बुला लेगा, आजा फ्रेंड खाना खा ले। ठीक, अब इमेजिन करो पहली बार ना लाइफ में हाथ से खाना खिलाया जा रहा होगा, कितना अच्छा लगेगा। अब उस समय जैसे तैसे करके तुम लोग हिम्मत जुटाएगा, चलो एक काम करते हैं, आज जो दिन भर में हुआ थोड़ा देखते हैं आज पढ़े क्या। अब जैसे ही नोटबुक खोलेंगे शायद वापस पीछे से आवाज आए कि बेटा थक गया होगा, सो जा। बस ये सुनने के लिए तो कान बेकरार था, कोई बोले सो जा। तुरंत सोएंगे, और ये सिलसिला मान लो एग्जांपल दे रहे हैं, चलते गया चलते गया चलते गया चलते गया चलते गया। दिन में देखो एवरेज में 3 ट्यूशन, 7 दिन में 21 क्लासेस, 1 महीना में 84 क्लासेस। अब मान लो 1 महीना बाद हम लोग रियलाइज करते हैं यार 1 महीना पहले फाउंडेशन क्लियर हो गया था, पढ़ना शुरू ही नहीं किए। तो ऐसा नहीं कोई चाप वाला बात है, पर अगर उस समय हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो 84 क्लासेस जब तक कवर करेंगे तब तक अगला 84 और हो जाएगा। यानी पता है फिर होगा क्या, तुम लोग का ना 1 महीने का बैकलॉग हमेशा चलता रहेगा। तो मेरा बस एक रिक्वेस्ट है तुम लोग से कि कुछ नहीं करना, घर जाके एक दिन में सारे ट्यूशन के अलावा खाली दिन में 3 घंटा सेल्फ स्टडी के लिए निकलना। हाँ, अच्छा 3 दिन 2 घंटा, 2 घंटा नेगोशिएट नहीं कर रहे हैं। रियलिस्टिकली तुम लोग शायद 1.5 से 2 घंटा निकाल पाएगा। अरे भाई बोलो ना, तो कोई घंटे तक आना पड़ जाएगा। आई थिंक 1.5 to 2 आवर के बीच में तुम लोग शायद निकाल पाएगा। कुछ नहीं करना, बस जाके दिन भर में जो हुआ बस खाली सेम डे थोड़ा पढ़ लेना, और ये साथ साथ चलता रहना, तो यकीन मानो लाइफ में उतना चाप नहीं रहेगा। अब देखो बात तो ऐसा है कि सिलेबस बड़ा है, कोई डाउट ही नहीं है, पढ़ना है वो भी कोई डाउट नहीं है, हम लोग को पढ़ाना है। तो जब नया नया हम पढ़ाना स्टार्ट किया था ना, तो हम थोड़ा एक स्कीम निकाल, एक बार सोचे कि यार लोग को कैसे पढ़वाया जाए। तो शुरुआत में जो मेरा पहला साल था, हम लोग को बड़ा मोटिवेट करता था, हमारा जी जान लगा दे, खून पसीना बहा दे, बस पढ़ना है, ये करना है। लोग उल्टा सुना के जाते थे, आप जी जान लगाइए, हम लोग देख लेंगे करना क्या हम लोग को। यानी पहले टर्म में कोई बात चला नहीं, फिर सेकेंड टर्म में हम डिसाइड किया चलो एक काम करते, थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं, थोड़ा डांट फटकार लगाते हैं, डांट के पढ़ाएंगे। तो बड़ा लोग को डांटता है, पढ़ेगा ही नहीं पढ़ेगा, बोला डांटे अब तो पढ़वा के दिखाइए। तो वो भी बात बना नहीं। पर 2016 में टर्म में मेरे को याद है पहला स्कीम लेकर आया था, जो एक लेकर आया था इंसेंटिव स्कीम। इसमें करना क्या है, हमारे सिलेबस में जितना भी चैप्टर है, हर एक चैप्टर के लास्ट क्लास में यहां पे हम किसी को बुलाएगा, एग्जैक्ट यहां पे, और बुलाने के बाद हम उससे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, हम क्वेश्चन पूछेगा वो आंसर देगा।
हम क्वेश्चन पूछेगा, वो आंसर देगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा। अगर वो सारा का सारा राइट आंसर दिया तो हमारे पास 4 चिट होगा, उसको एक चिट उठाना है। वो 4 चिट में क्या रहेगा? पहले वाले में रहेगा 2000, अगले वाले में रहेगा 1000, अगले वाले में रहेगा 500 और लास्ट वाले में रहेगा ब्लेसिंग्स। 4 चिट रहेगा 2000, चारों खाली नहीं। एक मिनट, वेरी लेट, आपका नाम क्या है? हाँ, अच्छा, नाइस, बैठ गए। वैसे हम लोग का टाइम 11 बजे है, तो प्लीज 11 बजे तक पहुंचना, ठीक? लेट आने पे पनिशमेंट हम बता देगा क्या है। अब देखो, 4 चिट रहेगा, एक रहेगा 2000, एक रहेगा 1000, एक रहेगा 500, एक रहेगा ब्लेसिंग्स। राइट आंसर आया, जो चिट में आया वो उसका हुआ। तो हमको ध्यान है, जब पहला साल हम लोग ये शुरू किए थे, भगवान का पूरा आशीर्वाद था मेरे साथ। जो यहाँ पे आ रहा है, राइट आंसर दे रहा है, बेचारा सुबह से शाम पढ़ रहा है, रात भर पढ़ रहा है कि नेक्स्ट डे तो कमा के आएंगे। जो बेचारा आंसर दिया, जो चिट उठा, सारा आया ब्लेसिंग्स, तो जम के ब्लेसिंग्स बांटे। पर 2017 में भगवान बोले थोड़ा इसका मजा लिया जाए। भाई जो आ रहा है सब 2000, जो आ रहा है सब 2000। 4-5 चैप्टर कंटिन्यू किए, बाद में सोचे यार कॉस्ट का टीचर है, खुद का कॉस्ट का ठिकाना ही नहीं है, तो बाद में इंसेंटिव स्कीम को हम बंद कर दिए। पर अब हम लोग डिसाइड किया चलो एक काम करते हैं, इस बार देखते हैं कब तक चलाना है, पर चलाएंगे लास्ट तक। तुम लोग को ये वाला जो स्कीम है, तुम लोग की स्कीम कैसा लगा? ब्लेसिंग्स हटा दो। 2000, 4000, 5000। एक मिनट, आपका नाम? खुशी। खुशी जी का एक प्रपोजल है 2000, 4000, 5000 और एक में ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स तो रहेगा। चलो एक काम करते हैं, इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं। तुम लोग के टर्म में 5000, 4000, 2000 और ब्लेसिंग्स। पर एक मिनट, पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। यहां पर बुलाएंगे, एकदम बुलाएंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, एकदम पूछेंगे, राइट आंसर देगा उससे चिट उठवाएंगे, उसको पैसा मिलेगा। राइट आंसर देगा तो। अगर बाई चांस कोई आके गलत आंसर दे रहा है, चिट उसी से उठवाएंगे। अगर गलत आंसर दिया, चिट उसी से उठवाएंगे, और जितना अमाउंट आया, एक बार लाइन कंप्लीट करो, जितना अमाउंट आया मेरे को मिलना चाहिए। एक मिनट, फीस मिल गया मतलब क्या? फीस मिल गया मतलब क्या? एक मिनट, देखो बात तो सही है ना, हर डेबिट के अगेंस्ट में क्रेडिट होना चाहिए, हर एसेट के अगेंस्ट में लायबिलिटी, तो ये मेरे देने के अगेंस्ट में लेना भी तो होना चाहिए। एनीवेज, ये जो स्कीम रहेगा, देखो ये दोनों तरफ रहेगा, इसलिए जो कॉन्फिडेंट है ना, वो यहां पर आना और आकर आंसर देना। राइट आंसर आने पे देंगे, गलत आंसर आने पे अच्छा चलो ठीक है, ये बोल रहा है 50% लेना है, 50% भी डन। तुम लोग पता है, सही फील्ड में है कॉमर्स, इतना लालची लोग लाइफ में आज तक नहीं देखा। चलो घबराना मत, गलत आंसर आया कुछ नहीं लेंगे। चलो डन। माने लालच का एक सीमा होता है। पर इसको देख के ना, हम लोग के बंगाल में एक दीदी है ना, हमको ऐसा याद आता है, आमी देबो ना। चलो अच्छा, वैसे हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर या अगेंस्ट में नहीं है, तो ऐसा इल्जाम मत लगा, पता चला नीचे उतरे वो उठा के कोई लेके चला गया। तो हम सबको बड़ा रिस्पेक्ट देता है, हमारी दीदी बेस्ट दीदी, ठीक। चलो आप अगला बात, चलो डन, यहां तक हुआ मेरा बात। अब एक छोटा सा बात, देखो हमारा क्लास का टाइमिंग रहेगा 11 बजे, आज पहला क्लास था इसीलिए स्टार्ट किया 11:10 पे। नेक्स्ट हम लोग डॉट स्टार्ट करेंगे 11 बजे। तो मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज तुम लोग 11 बजे तक जरूर 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 पहुंचना। पहला 5 मिनट रिवाइज करवाएगा, तो 11:05 तक तो पक्का पहुंच जाना। अगर बाई चांस 11:05 के लेट आता है, तो पहली बार लेट आने पे उसको मिलेगा फर्स्ट वार्निंग। अगर बाई चांस सेकंड टाइम लेट आता है, उसको मिलेगा सेकंड वार्निंग। कोई अगर थर्ड बार लेट आता है, उसको मिलेगा थर्ड वार्निंग। कोई फोर्थ वाला लेट आता है, काउंटिंग नहीं करना है। अगर बाई चांस कोई फोर्थ बार लेट आता है,
उसको यहां पर आना पड़ेगा और आकर एक गाना गा के सुनाना पड़ेगा। और इमेजिन करो इतने सारे लोग के बीच में गाना गाना, क्या मजा आएगा। अब अगर बाई चांस कोई गाना नहीं गा पाए तो घबराना मत, उसके बिहाफ में गाना हम गाएगा, पर उसके यहाँ पे डांस करना पड़ेगा। तो अगर बाई चांस कोई लेट आए और लगे ना टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे, एक काम करना, रास्ते में ना रिहर्सल करते हुए आना। रास्ते में रिहर्सल करते हुए आना, हो सकता है थोड़ा कमाई हो जाए, कुछ अच्छा गा रहा है 1-2 रुपया भी देके चला जाए। तो देखो ये जो पनिशमेंट है इसको हम लोग बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, क्योंकि 11 बजे से लेट आने में ना फिर बार बार क्लास का फ्लो डिस्टर्ब होता है। तो 11 बजे तक डॉट पहुंच जाना। एक आखिरी बात, देखो हमारे सिलेबस में अच्छा खासा नंबर ऑफ चैप्टर्स है। हम लोग क्या करेंगे, हर 3 चैप्टर के बाद हमारा होने वाला है टेस्ट, और टेस्ट देना अति आवश्यक है, अनिवार्य है, मैंडेटरी है, जरूर देना पड़ेगा। जो फेस टू फेस वाले हैं वो लोग यहां पर टेस्ट देंगे, जो लाइव ऑनलाइन वाले वो लोग चाहे तो यहां पर आकर दे सकते हैं, गूगल ड्राइव वाले आके दे सकते हैं, या फिर हम टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में क्वेश्चन पेपर भेज देगा। और मान लो 11 से 1 टेस्ट चल रहा है, तो जैसे ही 1 बजे खत्म होगा तुरंत 1:15 तक मेरे को मेल में भेज देना, गूगल ड्राइव और लाइव ऑनलाइन वाले, चाहो तो यहां पर आकर देना, चाहो तो घर से देना। अब सिर्फ इतने बड़ा वॉल्यूम में लोग टेस्ट देंगे तो मेरे को चेक करने में थोड़ा टाइम लगेगा, मेरे को 1 वीक टाइम लगेगा। चेक होने के बाद जो लोग ने टेस्ट दिया उनको मार्क्स मिल जाएगा, और जो लोग ने टेस्ट नहीं दिया उनके पास एक मैसेज जाएगा कि कोई भी कारणवश आप टेस्ट नहीं दे पाए, पर वो मैसेज उनके नंबर पे नहीं जाएगा। यानी जब एडमिशन फॉर्म फिलअप किया था, एक नंबर में तुम लोग का था और एक में गार्जियन का नंबर था। खुद ही का नंबर दे दिया, मतलब मेरा नंबर देखे आइए भाई, ये ना धन्य आप लोग। पर ये हमारा रहेगा। अब क्या करें, ठीक है, अब नंबर एक बार जुगाड़ लेंगे कैसे भी करके। तो टेस्ट पक्का देना। देखो टेस्ट देने का फायदा क्या है, इतना हेक्टिक शेड्यूल के अंदर में एटलीस्ट तुम लोग 3 चैप्टर इस बहाने रिवाइज करेगा। अगला अगला एक इस बहाने ना टेस्ट एनवायरनमेंट का थोड़ा आइडिया लगेगा कि भाई इतने चाप के अंदर में जब इतना हेक्टिक चल रहा होगा तो कैसे रिवाइज करके बेस्ट पॉसिबल तरीका से टेस्ट दे पाए। और पहली बार में लोग को मोटिवेट करने के लिए लोग टेस्ट देने आए, तो पहली बार में जो लोग टेस्ट देने आते हैं उन लोग को मिलता है मेरी तरफ से पिज्जा पार्टी। पिज्जा मिलेगा, गार्लिक ब्रेड मिलेगा, नहीं ब्लेसिंग दे देंगे, नहीं प्रॉपर खाना देंगे। अगर बाई चांस तुम लोग पहली बार टेस्ट देने आता है और आके एटलीस्ट पासिंग मार्क्स लेकर आता है, ये नहीं आए खा के चले गए वो नहीं चलेगा, तो एटलीस्ट पासिंग मार्क्स लेकर आए तब तुम लोगों को मिलेगा। ये एक अच्छा खासा इंसेंटिव है। अरे बोलो ना, चलेगा नहीं, हाँ देखते हैं, पहले तो दे आओ, ठीक। ये थोड़ा बहुत बात था हम लोग का स्टार्ट करने के पहले। अब एक छोटा सा बात मेरे को और करना है। अच्छा तुम लोगों को यहां तक क्लियर है? अरे बोलो ना, ठीक। अब एक और बात करते हैं, एक बार जरा सीए के बारे में। देखो सीए के अंदर में 2 ग्रुप हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2। क्या क्या सब्जेक्ट है तुम लोगों को शायद ऑलरेडी पता होगा। जरा एक बार बताओ ना, ग्रुप 1 में क्या क्या सब्जेक्ट है। पहला है एडवांस अकाउंट्स, अगला है लॉ, अगला है टैक्स, यहां पर है कॉस्ट, यहां पर है ऑडिट, और यहां पर है एफएमएसएम। अब एक बात बताते हैं, काफी लोग ऐसे होते हैं जो लोगों का प्रैक्टिकल बड़ा अच्छा रहता है, थ्योरी उतना नहीं। या कुछ लोग उल्टे होते हैं जिनका थ्योरी बड़ा अच्छा रहता है, प्रैक्टिकल उतना नहीं। अब एक बात बताते हैं, जिनका प्रैक्टिकल अच्छा होता है वो लोग सोचते चलिए काम करते हैं, प्रैक्टिकल के बेसिस पे चलते हैं, थ्योरी जैसे जैसे करके निकाल लेंगे। या वैसे वर्षा, जिनका थ्योरी बड़ा अच्छा रहता है सोचते चलिए काम करते हैं, थ्योरी अच्छे से पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल निकाल लेंगे। पर एक बात बताते हैं, सीएससीएमए के अंदर में एक को फोकस करे और दूसरे को ठीक ठाक करने से काम चलेगा नहीं। कारण कि हमारा पूरा सिलेबस एग्जैक्ट बटा हुआ है, आधा थ्योरी आधा प्रैक्टिकल में। इमेजिन करो यहाँ पे जो हमारा एडवांस अकाउंट है ये हो गया प्रैक्टिकल, लॉ है थ्योरी। टैक्स के अंदर में डीटी पोर्शन है प्रैक्टिकल, आईडीटी है थ्योरी, कॉस्ट में प्रैक्टिकल, ऑडिट है थ्योरी, एफएम प्रैक्टिकल है, एसएम थ्योरी। अब देखो 1 2 इधर का आधा कुल मिलाकर 300 मार्क प्रैक्टिकल, और जो बाकी 300 मार्क है ये क्या है, थ्योरी।
यानी बोलने का मतलब क्या है, शुरू से ना एक प्रॉपर बैलेंस बना के चलना प्रैक्टिकल थ्योरी के बीच में। अब ये सब हटाओ, अब तुम लोगों को ना एक अच्छा चीज बताते हैं। अब बताते हैं हर एक सब्जेक्ट में ना आज तक का ऑल टाइम हाईएस्ट क्या आया हुआ है सारे में। एडवांस अकाउंट्स में आया हुआ है 100, लॉ में आया हुआ है 94, टैक्स में आया हुआ है 98, कॉस्ट में आया हुआ है 100, ऑडिट में आया हुआ है 97, एफएम एसएम जस्ट पिछली बार जुड़ा था तो उसका पहला टर्म अभी मे में होने वाला है, तो इससे अभी पता नहीं मतलब ऑल टाइम हाईएस्ट क्या आएगा, वो मे टर्म के बाद बताएंगे। अब ऑब्वियस बात है एक ही स्टूडेंट का सारा नहीं आया था, अलग अलग टर्म में अलग अलग स्टूडेंट का आया हुआ है। नहीं मेरे इंस्टीट्यूट का नहीं, हम बताते मेरे इंस्टीट्यूट का क्या। हम बताते हैं जो लॉ में 94 आया था, ये आया था मई 2017 में, ठीक। इसके पहले हाईएस्ट चल रहा था 90, वो आया हुआ था नवंबर 2005 में। जो 90 आया था वो फॉर्चुनेटली मेरे नाम पे था। तो नवंबर 2005 में जब मैंने अपना सी इंटर का एग्जाम दिया तो मेरे को वैसे लॉ में मिला था 89। हम देख के बड़ा डिसअपॉइंटेड था, बोला 89 नहीं मिला। हम अपने फ्रेंड लोगों बोला एक काम करते हैं रीचेकिंग में देते हैं। अब जब बाकी दोस्तों को पता चला 89 आने के बाद ये लड़का रो रहा है और रीचेकिंग में देने वाला है, गंदा गंदा गाली दिया। कौन कौन सा गाली, मैंने फोकस था कौन कौन सा गाली, 89 में कुछ नहीं था, कौन कौन सा गाली मिला बताइए। अब जो भी है हम डिसाइड किया भाई जो गाली देना है दो, हम तो रीचेकिंग में देंगे। जब रीचेकिंग में दिए तो 89 बढ़ के 90 हुआ और फॉर्चुनेटली 12 साल वो रिकॉर्ड मेरे नाम पे चला, पर बाद में मई 17 में वो रिकॉर्ड टूटा और वो किसी और के नाम पे है। अब हम चाहेंगे ये सब जो रिकॉर्ड है अब आने वाले टर्म में एटलीस्ट हर एक सब्जेक्ट में, कोई ना कोई सब्जेक्ट में एटलीस्ट ये रिकॉर्ड तुम लोग तोड़ो। अब देखो ऐसा है ना कि मेरा अभी तुम लोग रियलाइज नहीं करेगा, पहला 5 साल क्लास निकलने दो फिर तुम लोग रियलाइज करेगा हम क्लास में पढ़ाते पढ़ाते बीच में थोड़ा बहुत सीखता है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत। तो मेरे को याद है नवंबर 18 का एक टर्म चल रहा था, क्लास में हम बोले जो भी स्टूडेंट का मेरे स्टूडेंट में किसी का रैंक 1 2 3 आया 1 लाख, या अगर कॉस्ट में या उस समय एफएम इको होता था, कॉस्ट में एफएम इको के अंदर में 100 में 100 आया 5 लाख। बोलने में क्या जाता है पता है, 100 तो आएगा नहीं, बोल दिए और वो डेट मेरे को अभी तक याद है, 3 फरवरी 2019। 3 फरवरी 2019 एक लड़के का कॉल आया, बोला भैया आ रहे हैं। हम बोला आ जाओ, क्यों आ रहे हैं? हम बोला पास हो गया क्या? बोले पास हो गया, वो हटाइए 5 लाख लेने आ रहे हैं। अब मेरे को याद तो आ गया भैया हम ये बात बोला है, पर हम एक्ट किया, बोला 5 लाख कौन सा 5 लाख, कौन सा 5 लाख? बोला मेरे को पता था ये हरकत करेंगे इसलिए रिकॉर्ड किया हुआ है। हम बोला अच्छा क्या आया तेरा? बोला कॉस्ट में 100 आया। हम बोला मार्कशीट भेजो। आज जब मार्कशीट भेजे सही में देखा 100 आया हुआ है। हमको लगा कहीं फोटोशॉप तो नहीं कर दिया, उसका रोल नंबर सब कुछ डाला और सही में आया हुआ था 100। तो उससे 1.5 महीना ना हाइड एंड सीक गेम खेले। आज वो इधर आता था हम इधर से निकलते थे, जो इधर आता उधर से निकलते थे, कुछ ना कुछ गेम खेला, पर लास्ट में 1.5 महीना बाद उसके साथ सेटलमेंट किए 1 लाख। तो वे काम करते हैं, उसके बाद से ये ऑफर तुम लोग के टर्म के लिए भी। और बाई चांस किसी का ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 आए या कॉस्ट में 100 आए या एफएमएसएम में 100 आए, उसको मिलने वाला है चला किस बात का 1 लाख, उसको मिलेगा 1 लाख। आपको बोलेगा मान लीजिए किसी का कॉस्ट में 100 आ जाए, एफएमएसएम में भी 100 आ जाए और रैंक 1 2 3 में भी आ जाए, तो 1 लाख प्लस 1 लाख माइनस कॉम्बो बेनिफिट मिलना चाहिए 1,50,000। इसमें कॉस्ट एफएमएसएम में कॉम्बो था ना, तो इसमें तो कॉम्बो लगेगा 1 + 1 + 1 माइनस डिस्काउंट 1,50,000, तो तुम लोग को देंगे 1,50,000। चलो डन। पता है अभी हम जस्ट बोलने वाला था, दिल बोल रहा। चलो डन। अगर बाई चांस किसी का सब्जेक्ट में 100 आए और साथ में रैंक 1 2 3 में आए, उसको मिलेगा 2 लाख। चलो डन। ठीक। अब पता नहीं हम क्या बोले, सौभाग्य ही बोलेंगे शायद। पिछले साल ऐसा सौभाग्य 1 लाख देने का मेरे को 3 बार मिल गया। एक जन का सीएमए में आ गया ऑल इंडिया रैंक 1, उसके अगले टर्म एक जन का आया रैंक 2, उसके अगले टर्म में वापस से सीए इंटर कॉस्ट में आया 100 में 100, तो 1 लाख 1 लाख 1 लाख बड़ा मुस्कुराते हुए दिए।
चेहरे पे मुस्कान था, अंदर में पता नहीं क्या था, पर बड़ा मुस्कुराते हुए दिए। पर घबराना मत, ये वाला जो इंसेंटिव रहेगा तुम लोग के टर्म में भी पूरा पूरी एप्लीकेबल रहेगा। डन? अरे बोलो ना। अब अगला बात, बस एक आखिरी बात, ये देखो हम लोग बात की सीए का। सीएमए के अंदर में वापस से दो ग्रुप है, ग्रुप 1 ग्रुप 2, कुल मिला के 4 सब्जेक्ट। पहला वाला है फाइनेंशियल अकाउंट्स, अगला है लॉ, अगला है टैक्स एंड कॉस्ट। ग्रुप 2 के अंदर में आता है कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड ऑडिट, अगला है ओएमएसएम, अगला है एफएमडीए और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एक से क्या हो गया अचानक से हलचल? ठीक। अब देखो यहां पे हुआ क्या, वापस से यहां पे भी देखेगा हमारा पूरा का पूरा सिलेबस वापस से एग्जैक्ट बटा हुआ है थ्योरी प्रैक्टिकल में। ये हमारा प्रैक्टिकल, ये हमारा थ्योरी, आधा प्रैक्टिकल आधा थ्योरी। ये प्रैक्टिकल हो गया, आधा प्रैक्टिकल आधा थ्योरी, हाफ प्रैक्टिकल हाफ थ्योरी, और ये रहेगा पूरा प्रैक्टिकल। तो 1 2 3, इधर में 4, इधर में 5, तो यहाँ पे फिर भी प्रैक्टिकल का वेटेज थोड़ा ज्यादा है और थ्योरी का रहेगा थोड़ा कम। अब इसमें ऑल टाइम हाईएस्ट क्या है कुछ नहीं पता, जस्ट 2 दिन बाद पता चलेगा जब सीएमए का रिजल्ट आएगा। तो 21 को जैसे ही आएगा तुरंत अपडेट करेगा, उस समय ऑल टाइम हाईएस्ट क्या चल रहा है दोनों के न्यूज सिलेबस में। डन? चलो वे काम करें, स्टार्ट करते हैं हमारा सब्जेक्ट। हमारे सब्जेक्ट का नाम है एक बार हम लोग प्यार से इसको बोलेंगे कॉस्ट। अब देखो हम लोग पढ़ेंगे कैसे, हम बताते हैं। कॉस्ट में क्या करेगा, यहां पे ना बहुत सारा कंपनी का एग्जांपल लेगा और जनरली हम एग्जांपल लेंगे मेरे सबसे फेवरेट कंपनी का। कैसे पता? और तुम लोग को पता है मेरा सबसे फेवरेट कंपनी है आईटीसी। हम मैक्सिमम एग्जांपल लेंगे आईटीसी पे और सबसे पहले क्या करेगा, प्रैक्टिकली समझाएगा, बाद में उसको लिखवाएगा, बाद में क्लास के लास्ट में रिवाइज करवाएगा, फिर नेक्स्ट डे वापस क्लास के बिगनिंग में रिवाइज करवाएगा और घर जाके तुम लोग खाली 15 मिनट डिवोट करना है डेली बेसिस पे कॉस्ट में। इतना अगर कर दिया ना मेरा काम हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन तुम लोग बताना, कॉस्ट पढ़ने का कारण क्या? और देखो घबराना मत, जो मन चाहे बोलना, हम बोलेगा वेरी गुड। हम लाइफ में कभी किसी को जीवन में नहीं डांटा। पहला प्रॉफिट को असर्टेन कर पाए, चलो वेरी गुड। कॉस्ट कैलकुलेट करना, चलो वेरी गुड। क्या करना? सेल को जानना, चलो वेरी गुड। कॉस्ट कंट्रोल, चलो वेरी गुड। कॉस्ट मिनिमम करना, चलो वेरी गुड। डिसीजन लेना, चलो वेरी गुड। शार्क टैंक में बोलने के लिए वेरी वेरी गुड। और बताओ कॉस्ट पढ़ने का कारण क्या? इंटर में पास होने के लिए, सीए बनने के लिए, 1 लाख के लिए। ये वाला बात हम बताते हैं। कॉस्ट पढ़ने का कारण क्या है? देखो बचपन से लेके अभी तक तुम लोग पढ़ा होगा फाइनेंशियल अकाउंट्स। फाइनेंशियल अकाउंट्स में जहां पे ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स में बनाते हैं ट्रेडिंग पीएल अकाउंट। पर एक बात बताते हैं, वो जो ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाते हैं वो पता है किसके काम आता है? तुम लोग के, तुम्हारे। ऐसे खुश हो रहे, कितना काम आ गया। किसके काम आएगा? आपके काम आएगा, आपके काम आएगा, आपके काम आएगा। तुम लोग, हम लोग कौन है? अभी तुम लोग स्टूडेंट है, पर बाद में बड़ा होकर जब तुम एक कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तुम लोग बनेगा शेयर होल्डर। आज ये बताए फाइनेंशियल अकाउंट खाली शेयर होल्डर के काम का चीज है। वो देखता भाई पिछले साल मेरा कंपनी कैसे परफॉर्म किया। आपने लाइव ऑनलाइन में बहुत सारा आंसर आया है। हाँ चलो वेरी गुड। कॉस्ट कंट्रोल, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, चलो ठीक। यानी खाली शेयर होल्डर ये देखेगा भाई मेरा कंपनी पिछले साल कैसा परफॉर्म किया, खाली वहीं तक काम आएगा। पर जो मेरा टॉप मैनेजमेंट है, अगर उसको बाई चांस कोई डिसीजन लेना है, फाइनेंशियल अकाउंट एकदम रद्दी डॉक्यूमेंट है। अब पता है, एक पीएल अकाउंट बनाएगा और बनाने के बाद तुम लोग से 2-3 क्वेश्चन पूछेगा। जहां तक वो 2-3 क्वेश्चन का आंसर शायद तुम लोग ना दे पाए। फाइनेंशियल अकाउंट के पीएल को देख के शायद वो 2-3 क्वेश्चन का आंसर ना दे पाए। वो 2-3 क्वेश्चन का आंसर फाइनेंशियल अकाउंट्स में नहीं, कॉस्टिंग में मिलेगा। तो जैसे ही समझ में आए वो 2-3 कौन सा क्वेश्चन है जिसका जवाब फाइनेंशियल में नहीं कॉस्टिंग में मिलेगा, अपने आप कॉस्ट को पढ़ने का कारण समझ में आ जाएगा। यानी टॉप मैनेजमेंट का 2-3 ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब फाइनेंशियल से नहीं कॉस्टिंग में मिलेगा। तो जो जवाब कॉस्टिंग में मिलेगा वही तो कारण है कॉस्ट पढ़ने का। तो अब एक काम करते हैं, 2 मिनट के लिए जरा इमेजिन करना तुम लोग आईटीसी का टॉप मैनेजमेंट के अंदर में बैठा हुआ है। अच्छा पहले एक बात बताओ, आईटीसी का ना कोई भी फेमस प्रोडक्ट का नाम बताओ।
एक मिनट, पहला जवाब आया सिगरेट। एक मिनट, कौन है सिगरेट वाला भाई? आपका नाम? नागेश। नाम से डरा दिया, ज्यादा बोलेंगे डस लेंगे। पहला चलो, पहला सिगरेट, ऑब्वियस सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है सिगरेट। और बोलो क्या? अगला है बिंगो। चिप्स खाता है ना फालतू सा, बिंगो। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत मजा आता है खा के। और बोलो क्या? क्लासमेट का नोटबुक। आईटीसी का होटल भी है। और बोलो क्या? आईटीसी का चॉकलेट भी है, कौन सा? फबेल। और बोलो कौन सा? क्या? मंगलदीप। एक मिनट, आपका नाम क्या है? दिव्यांश। पिछले टर्म में भी एक जन बोला था मंगलदीप। 12 साल हो गया पढ़ाते हुए। ये मेरा 84th बैच पढ़ा रहे हैं कॉस्ट का, 84th। तो पिछले टर्म में पहली बार कोई स्टूडेंट बोला मंगलदीप अगरबत्ती, और कोई इस बार बोला। क्या धार्मिक लड़का है, देख के नहीं लगता, अलग बात है, पर हाँ। मंगलदीप अगरबत्ती भी आईटीसी का है। और बोलो क्या? आशीर्वाद आटा। और बोलो क्या? हाँ क्या? इप्पी। सनफीस्ट आईटीसी का है, और कोई फालतू नूडल्स है कोई आईटीसी का है। यानी ये सारा का सारा आईटीसी का है। आज हम लोग लेकर चलेंगे 2 डिवीजन के बारे में। पहला फूड डिवीजन, और उसके 15-20 मिनट बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आईटीसी का जो सबसे बड़ा डिवीजन है, जिसके भरोसे आईटीसी चलता है, सिगरेट के बारे में। ठीक, अब 2 मिनट के लिए इमेजिन करना तुम लोग आईटीसी फूड डिवीजन के टॉप मैनेजमेंट में बैठा हुआ है। अब एक पीएल बना रहे हैं छोटा सा, और बनाने के बाद तुम लोग से 2 क्वेश्चन पूछेगा। जहां तक है शायद उसका आंसर तुम लोग ना दे पाओ, और उसका आंसर फाइनेंशियल को देख के नहीं दे पाएगा, कॉस्ट को देख के पक्का दे देगा। तो जैसे ही कॉस्ट को देख के आंसर वो दे देगा, समझ में आएगा कॉस्ट को पढ़ने का कारण क्या है। अब बस 2 मिनट देखना हमारे आईटीसी के फूड डिवीजन का पीएल अकाउंट। तुम्हें बताना मेरा हैंडराइटिंग कैसा लगा। तुम लोग कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं खुल गया। क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय सेल। ये मान लो है ₹1 लाख, और से ऊपर में मान लो ₹1000 चल रहा है। ठीक, सेल वैल्यू आया 1 लाख। मेरा डेबिट साइड में आएगा सारा का सारा कॉस्ट। मैगी कब से आईटीसी का हो गया? भाई कुछ भी लिख दे रहा है। कौन है मैगी वाला? सुरजीत। सिगरेट। चलो, मान लो मेरा मटेरियल कॉस्ट लग रहा है, मान लो मेरा मटेरियल कॉस्ट लग रहा है 30,000। हाय, बहुत जल्दी याद आया। हाय मानस। चलो, मेरा मटेरियल कॉस्ट लगा मान लो 30,000, मेरा वेजेस लग रहा है मान लो 20,000, मान लो मेरा फैक्ट्री एक्सपेंस लग रहा है 5,000। बचपन में ट्रेडिंग पीएल अलग बनता था, पर रियल लाइफ में हर एक बड़ा कंपनी ट्रेडिंग पीएल एक साथ मिलाकर बनाता है। मेरा मान लो अगला है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, मान लो 30,000। एक काम करें, कैलकुलेट करते हैं मेरा नेट प्रॉफिट कितना है। ये शायद आने वाला है 15,000। ठीक है ना यहां तक? अब एक काम करो, एक बार के इमेजिन करो तुम लोग बीओडी के अंदर में बैठा हो। एक सेकंड, बीओडी मान लो तुम लोग फूड डिवीजन के बीओडी में है, ये पीएल तुम लोगों को पकड़ा है। हम एक कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं, हम एक फाइनेंशियल अकाउंटेंट है। ये पीएल तुम लोगों को पकड़ा है, और पकड़ा के तुम लोग से हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अगर बाई चांस हमारे कंपनी को अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, अगर बाई चांस हमारे कंपनी को अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, वो क्या क्या कदम उठाए जिससे इसका प्रॉफिट बढ़ जाए। पहला आंसर है जितना एक्सपेंसेस है उसको कम करिए, और अगला सेल को बढ़ा दे। और कुछ मटेरियल भी कम कर दे, प्रोडक्शन एक्सपेंस भी कम कर दीजिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी कम कर दीजिए। हो गया? अब एक मिनट, पता है तुम लोगों को बताने में 10 सेकेंड लगा। सेल बढ़ा दीजिए, एक्सपेंस कम कर दीजिए। अब जितना आसानी से बोला गया, मान लो उतना आसानी से काम हो जाता,
जीवन में कोई भी कंपनी का कभी भी आज तक लॉस नहीं आता। यानी बोलना कितना आसान था, सेल बढ़ाइए बढ़ाइए, कॉस्ट गिराइए, ऐसे कैसे बढ़ाइए और गिराइए। यानी पता है बोलना बड़ा आसान था, पर वास्तविक जिंदगी में इतना आसानी से काम हो नहीं पाएगा। यानी एक बात बताते हैं, ये जो फाइनेंशियल अकाउंट है ये सबसे पैथेटिक चीज है टॉप मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए। ये बनाया किस लिए है? तुम्हारे लिए। किसके लिए बनाया गया है? तुम लोग के लिए बनाया गया है। तुम लोग आज के जो स्टूडेंट है, बाद में बनने वाला है शेयर होल्डर। पर ध्यान देना, टॉप मैनेजमेंट कभी भी फाइनेंशियल अकाउंट की पीएल को देख के कोई जीवन में डिसीजन नहीं ले पाएगा। तुम लोगों ने डिसीजन कैसे लेगा? जो अगला हम बनाने वाले हैं कॉस्ट अकाउंट का पीएल, उसके बेसिस पे। अब ना थोड़ा सा ध्यान देना और मेरे को आंसर बताना। मान लो मेरे फूड डिवीजन के अंदर में कुल मिला के प्रोडक्ट बनता है 3। एक बनता है आशीर्वाद आटा, एक बनता है सनफीस्ट और एक बनता है बिंगो। इनके बहुत पंचायती लाइफ में। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, चलो अब एक काम करें, जो मेरा फाइनेंशियल अकाउंट का पीएल था, एक बार जरा इसको ट्रांसलेट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं कॉस्ट अकाउंट के पीएल में। देखना मेरा कुल मिला के सेल वैल्यू है 1 लाख। फाइनेंशियल में हर चीज बनता है टोटल में, कॉस्ट में मेरा हर चीज बनता है प्रोडक्ट वाइज। और मान लो 3 तरह का प्रोडक्ट है तो तीनों में सेल कितना है मेरे को पता रहेगा। मेरा जितना खर्चा है टोटल में, कॉस्ट में, हर एक प्रोडक्ट में खर्चा क्या लगा मेरे को अलग से पता रहेगा। तो एक काम करते हैं, जरा इसको कन्वर्ट करते हैं। एक है मान लो आशीर्वाद, एक है मान लो सनफीस्ट, एक है मान लो बिंगो, और यहां लिखते हैं टोटल। देखना मेरा टोटल सेल वैल्यू था 1 लाख। अब मान लो तीनों प्रोडक्ट में कितना कितना लगा है। टोटल में है 1 लाख, तीनों में लगा है मान लो 40,000, 30,000, 30,000। ठीक। देखना मेरा कुल मिला के 4 खर्चा लगा। मेरा पहला है मटेरियल 30,000। मान लो मेरा मटेरियल कितना लगा है तीनों के अंदर में 30,000। मान लो ये लगा है 12,000, 9,000, 9,000। ठीक। मेरा अगला है वेजेस 20,000। अब मान लो मेरा तीनों के अंदर में वेजेस कितना लगा है, मान लो लगा है 5, 5, 10। मेरा अगला है फैक्ट्री एक्सपेंस 5,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 30,000। मान लो मेरा फैक्ट्री एक्सपेंस लगा है 5,000 है। 1, 2, 2, 1, 2, 2। आज पहला क्लास में तो जवाब जरूर देते हैं। पहला 5 क्लास यूट्यूब में जाएगा ना, थोड़ा शरीफ रहना पड़ेगा, फिर देखो कुछ नया चीज सीख कर ही जाएगा। मान लो मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है कुल मिलाकर 30,000। ये है मान लो 5,000, 10,000 और 15,000। एक काम करते हैं, एक बार तीनों प्रोडक्ट का ना अलग अलग से प्रॉफिट कितना आया एक बार फटाफट कैलकुलेट करते हैं। अगर कैलकुलेट करें मेरा नेट प्रॉफिट, देखना फर्स्ट वाले में आएगा 40,000 का सेल वैल्यू, माइनस करना है ये चारों कॉस्ट, जो शायद आने वाला है कितना आएगा, ये आने वाला है 17,000। जो हमारा सनफीस्ट है इसमें देखना मेरा प्रॉफिट आने वाला है 4,000। और बिंगो में देखना मेरा आने वाला है ये शायद आने वाला है -6,000। तो देखना 17 + 4 मिलाकर 21, -6 कितना आ जाएगा 15,000। तो देखना मेरा नेट प्रॉफिट कितना आया हुआ था 15,000। ठीक। अब एक काम करना, अब खाली इसको जरा देखना और देख करना मेरे 2 क्वेश्चन का आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 1, तुम लोग ये जो 3 प्रोडक्ट है आशीर्वाद, सनफीस्ट और बिंगो, पता है 3 में से एक ऐसा प्रोडक्ट है, ये 3 में से एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने से रोक रहा है। बोलो कौन सा? कौन सा? बिंगो। यानी जैसे ही टॉप मैनेजमेंट को ये वाला पीएल दिखेगा उसको तुरंत नजर में आएगा यार बिंगो के अंदर में आने वाला है लॉस। और अगर बाई चांस लॉस आने वाला है तो वो पता है डिसाइड करेगा यार ऐसे प्रोडक्ट को हम कंटिन्यू करें या फिर डिसकंटिन्यू करें, ऐसा वो डिसीजन लेगा। अब सोचो अगर मान लो बिंगो का ये पहला साल है तो पहला साल में तो जनरली लॉस रहेगा, या मान लो दूसरा तीसरा साल है जनरली लॉस रहेगा। पर वही अगर मान लो इसको 10-15 साल हो गया स्टिल लॉस आ रहा है
तब वो शायद सोचेगा एक काम करे ऐसे प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर दे। तो देखिए पहला डिसीजन लेगा कौन लेगा? टॉप मैनेजमेंट, कि लॉस मेकिंग प्रोडक्ट को कंटिन्यू करे या फिर डिसकंटिन्यू। पहला। अब अगला बताना, अब मेरा आशीर्वाद और सनफिश देखो दोनों के अंदर में प्रॉफिट आया हुआ है, पर अगर बाई चांस मेरी कंपनी को एक प्रोडक्ट का सेल ज्यादा करना है, एक प्रोडक्ट का सेल ज्यादा करना है, तो तुम लोग बताओ आशीर्वाद और सनफिश में ज्यादा प्रॉफिटेबल कौन है? आशीर्वाद या सनफिश? एक मिनट, कौन सा नंबर देखा? नेट प्रॉफिट देखा, सेल देखा, कॉस्ट देखा, क्या देखा? सारा देख लिया। अब एक बात बताते हैं, तुम लोगों ने शायद 11-12 में या फाउंडेशन में एक रेशियो सुना हुआ होगा, नेट प्रॉफिट रेशियो। नहीं सुना हुआ? ये सुना हुआ है जीपी रेशियो। जीपी रेशियो इट्स इन फुल फॉर्म, फॉर्मूला डैश बाय डैश इंटू डैश, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल परसेंटेज के लिए इंटू 100। तो जैसे जीपी रेशियो होता है एग्जैक्ट वैसे ही पता है क्या निकालते हैं? नेट प्रॉफिट रेशियो। और पता है इसका फॉर्मूला बनेगा नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल इंटू 100। अब अगर कैलकुलेट करके देखिए जाएगा 17,000 डिवाइडेड बाय 40,000 परसेंटेज के इंटू 100, ये आने वाला है कितना आएगा? ये शायद आएगा 42.5%। मेरा अगले वाले में आएगा 4,000 डिवाइडेड बाय 30,000 इंटू 100, ये शायद आने वाला है 13.33%। दूसरे वाले में लॉस है, इसका निकाल के फायदा नहीं है। अब ना मेरा एक बात सुनो, पहले वाले में एनपी रेशियो है 42.5%। पता है क्या चीज को इंडिकेट करता है? कि अगर बाई चांस मेरा कंपनी आशीर्वाद की सेल को 100 रुपया बढ़ाएगा, अगर बाई चांस आशीर्वाद के सेल को 100 रुपया बढ़ाएगा, तो 100 रुपया बढ़ाने की वजह से ये कंपनी का प्रॉफिट पता है कितना बढ़ जाएगा? 42.5। और एनपी रेशियो 42.5% ये इंडिकेट करता है अगर बाई चांस सेल 100 रुपया बढ़ाएंगे तो मेरा प्रॉफिट कितना बढ़ने वाला है? 42.5। अब अगला लाइन पूरा करना, और बाई चांस मेरा कंपनी सनफीस्ट के सेल को 100 रुपया बढ़ाएगा, तो बताना मेरा प्रॉफिट कितना बढ़ेगा? 13.33। यानी अगर इधर में भी 100 रुपया बढ़ाए, इधर में भी 100 रुपया बढ़ाए, यहां प्रॉफिट बढ़ता है 42.5 से और यहां बढ़ता है खाली 13 रुपए से, तो ज्यादा प्रॉफिटेबल कौन रहेगा? आशीर्वाद। यानी इमेजिन करो जब फाइनेंशियल अकाउंट्स का पीएल देखे थे कोई डिसीजन नहीं ले पाए, पर जैसे ही कॉस्ट अकाउंट्स का पीएल देखे तुरंत समझ में आया कि भाई लॉस वाले को कंटिन्यू करे या डिसकंटिन्यू। अगला ये डिसीजन ले पा रहा है कि अगर बाई चांस सारा प्रॉफिट मेकिंग प्रोडक्ट है तो किसके सेल को ज्यादा बढ़ाए ताकि प्रॉफिट ज्यादा बढ़ेगा। उसके लिए हम लोग क्या कैलकुलेट किए थे? नेट प्रॉफिट रेशियो। तो ध्यान देना, फाइनेंशियल अकाउंट से टॉप मैनेजमेंट को मतलब ही नहीं है। टॉप मैनेजमेंट सारा डिसीजन लेगा किसके बेसिस पे? कॉस्ट अकाउंट के बेसिस पे। एक मिनट, यहां तक क्लियर है? अरे बोलो ना। ये क्लास में एवरेज एज क्या चल रहा होगा? 18 का है तुम लोग? जो भी है 17 से 20 साल के बीच चल रहा होगा। जब इतने सारे लोग जिनका एज है 17 से 20 और एक साथ में बोले यस सर या जो भी बोले, बिल्डिंग गूंजना चाहिए। एक काम करते, एक बार जरा ट्राई करते, ट्राई करते, ठीक? बोलो समझ में आया? yes, चलो डन। एक सेकंड लाइव ऑनलाइन से पूछ ले। लाइव ऑनलाइन प्लीज बताओ अभी तक कोई डाउट है क्या? क्या? चलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, मतलब क्या डाउट है या नहीं है? चलो डन। चलो वे काम करते हैं, अभी तक जितना हम लोग पढ़े फटाफट उसके बारे में लिखते हैं 2 शब्द। प्लीज एक बार आना हमारे नोटबुक में। अच्छा एक छोटा सा बात, तुम लोगों को ना शायद 2 बुक मिला होगा। सीए वालों को ये वाला बुक मिला है, सीएमए वालों को ये वाला बुक मिला है, और इसके अलावा मिला हुआ एक प्रैक्टिस बुक। जो प्रैक्टिस बुक है ना, तुम लोग का होमवर्क टाइप रहेगा, ये कब करना है ये तुम लोग को बताता रहेगा। तो जब तुम लोग क्लास में आएगा तुम लोग खाली यही मेन बुक लेकर आएगा, प्रैक्टिस बुक घर का बुक है। डन? नो सर, नो डाउट, नो डाउट। चलो डन डन डन। चलो वे काम करें, फटाफट पहले लिखते हैं 2 शब्द। क्या एसी? क्या एसी? ठंड लग रहा है?
भाई ये मेरा हालत देख रहे हैं। ठीक है 2 मिनट रुको, हम कुछ करते हैं। सर अभी तक बुक मिली नहीं है। बुक नहीं मिली? ठीक है क्लास का हम बताते हैं बुक का क्या करना है, सब कुछ हम बताते हैं। अब सुनो, चलो एक काम करना है, पहला लिखा कॉस्ट अकाउंटिंग। अब देखना तुम लोग मेरा हैंडराइटिंग। चलो एक काम करें, पहला लिखते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या है? डैश के लिखा, इट डिनोट द मेथड ऑफ अकाउंटिंग मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? डिनोट द मेथड ऑफ अकाउंटिंग विच डील्स विथ हम 3 शब्दों का प्रयोग करेंगे। विच डील्स विथ, पहला वर्ड है प्रिंसिपल्स। इट डिनोट द मेथड ऑफ अकाउंटिंग विच डील्स विथ, पहला वर्ड है प्रिंसिपल्स, कॉमा मेथड्स एंड टेक्निक्स। आई डिनोट द मेथड ऑफ अकाउंटिंग विच डील्स विथ प्रिंसिपल्स, अगला है मेथड, अगला है टेक्निक। पहला है प्रिंसिपल। जैसे तुम लोग के अकाउंट के अंदर में बहुत सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, हमारे कॉस्ट के अंदर में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, तो उसमें बहुत सारा प्रिंसिपल लिखा रहता है जिसके बेसिस से हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। मेरा अगला वर्ड है मेथड। अब अगर तुम लोग अपने इंडेक्स में देखेगा, बहुत सारा मेथड ऑफ कॉस्टिंग है। एक जॉब एंड बैच कॉस्टिंग है, एक प्रोसेस कॉस्टिंग है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है। तो धीरे धीरे हमारे सिलेबस में आएगा मेथड ऑफ कॉस्टिंग क्या क्या है। और मेरा अगला वर्ड कौन सा है? टेक्निक। टेक्निक के अंदर में कुछ रहता है मार्जिनल कॉस्टिंग, कुछ रहता है स्टैंडर्ड, जो धीरे धीरे इवेंचुअली हम लोग जानेंगे। अभी डेफिनेशन के लिए 3 वर्ड आया, 1 मिनट। सबका चेहरा ऊपर देखिए, तुम लोगों को तुरंत याद है क्या? इट डिनोट द मेथड ऑफ अकाउंटिंग विच डील्स विथ। अगला बताना, कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज कौन करेगा? शेयर होल्डर करेगा या कौन करेगा? टॉप मैनेजमेंट क्यों यूज करेगा? उसको क्या लेना है? डिसीजन लेना है। तो यहां लिखते हैं यूज बाय टॉप मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। तो मेरा पहला बात, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? वैसा मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो डील करता है प्रिंसिपल, मेथड और टेक्निक। यूज करने वाला है टॉप मैनेजमेंट, क्या चीज के लिए? डिसीजन मेकिंग के लिए। अब एग्जाम का एक सुपर इंपॉर्टेंट थ्योरी है ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कुल मिलाकर 4 होता है। वो 4 को हम कवर करेंगे 4 मिनट में, नहीं 1 मिनट में, नहीं 30 सेकेंड में। बताते क्या? मेरा पहला ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग है प्रोडक्ट वाइज सेल कैलकुलेट करना। ध्यान देना, फाइनेंशियल अकाउंट्स में हर चीज टोटल में होता था, कॉस्ट अकाउंटिंग में हर चीज क्या होता है? प्रोडक्ट वाइज। तो मेरा पहला ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्ट वाइज सेल निकलना। ठीक, अगला बताओ, प्रोडक्ट वाइज सेल मिल गया, उसके बाद प्रोडक्ट वाइज क्या मिल रहा है? कॉस्ट। तो मेरा पहला है प्रोडक्ट वाइज सेल, मेरा अगला है प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट। तो एक बात बताओ, प्रोडक्ट वाइज सेल आ गया, प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट पता है, सेल पता है, कॉस्ट पता है, यानी क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट। तो मेरे को तीसरा मिलेगा प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट। और एक बार प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट आया, उसके बाद मेरा टॉप मैनेजमेंट तैयार है क्या लेने के लिए? डिसीजन। कितना डिसीजन लेगा? 2। पहला, लॉस मेकिंग को कंटिन्यू करेगा, डिसकंटिन्यू। और अगला प्रॉफिट मेकिंग के लिए एक रेशियो निकालेगा। 1 मिनट, वो रेशियो कौन सा है? और बताना, जिस प्रोडक्ट का रेशियो ज्यादा रहेगा उसके सेल को बढ़ाएंगे ताकि मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो कुल मिला के मेरा कितना आया ऑब्जेक्टिव? 4। 1 मिनट, बताना पहला प्रोडक्ट वाइज, प्रोडक्ट वाइज सेल मिला, कॉस्ट मिला। जैसे ही प्रॉफिट मिला, कौन तैयार है? टॉप मैनेजमेंट। क्या लेने के लिए? कितना लेगा? पहला लॉस मेकिंग को क्या करे या क्या करे? कंटिन्यू या डिसकंटिन्यू। प्रॉफिट मेकिंग का एक रेशियो निकालेंगे, जिसका रेशियो उसके सेल को, ताकि मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर 4 ऑब्जेक्टिव। फटाफट लिखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग।
बोलिए। नहीं, वो क्लास वो हम लोग ना ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है जहाँ पे हम लोग खाली सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। उसका एक अलग तरीका होता है, वो मतलब कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करके वो आने दो तो हम बताते हैं। चलो एक काम करें, अगला लिखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। मेरा पहला है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। मेरा पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रोडक्ट वाइज सेल। तो यहां लिखते हैं असर्टेनमेंट ऑफ प्रोडक्ट वाइज सेल। ये क्लास में सबसे यूनिक नेम किसका है? क्या नाम है? ओ हाँ ना, मेरा नाम क्या यूनिक? मेरा नाम यूनिक है? हाँ नहीं, वैसे तो देखो अच्छा ही है। हम श्योर है तुम लोग मेरे अलावा और कोई रंजन शायद नहीं सुना होगा। क्या नाम है? बस बस ड्राइवर का नाम है? तू उससे जाके नाम पूछा था? नहीं, एक और महान इंसान का नाम रंजन है, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हुए हैं, मिस्टर रंजन गोगोई। कौन है ये? अयोध्या वर्डिक्ट किसने दिया था? रंजन गोगोई। रंजन नाम में कुछ बात। एक टर्म था जहाँ पे लाइन से लड़के लोग का वियर्ड नेम था। एक का नाम बुलबुल, एक का नाम गुनगुन, अजीब अजीब सा नाम था। चलो यहाँ लिखते हैं असर्टेनमेंट ऑफ प्रोडक्ट वाइज सेल। मेरा पहला है प्रोडक्ट वाइज सेल। मेरा अगला है, एक मिनट हम देखते हैं तो पहले तुम लोग बताओ। पहला था प्रोडक्ट वाइज सेल, अगला प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट, अगला लिखते हैं पॉइंट सेल असर्टेनमेंट ऑफ प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट। बोलिए। तब तो झमेला ही नहीं है, तब तो बस उसका एक ही सिंगल कॉलम का कॉस्ट शीट बनेगा, या जिसके इसमें फाइनेंशियल अकाउंट कॉस्ट अकाउंट दोनों में सेम ही चीज आएगा। तो यहाँ जनरली पर मैक्सिमम बिजनेस में मल्टीपल प्रोडक्ट रहता है। उतना मतलब आराम से बैठे बैठे पूछ लो, उतना इज्जत का जरूरत नहीं है। मेरा पहला है असर्टेन प्रोडक्ट वाइज सेल, अगला है प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट, अगला बताना सेल मिला कॉस्ट मिला प्रॉफिट, अगला लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी। सेल मिला कॉस्ट मिला मिला प्रॉफिट, और जैसे ही प्रॉफिट मिला जैसे ही प्रॉफिट मिला जैसे ही प्रॉफिट मिला टॉप मैनेजमेंट क्या लेने वाला है? कितना लेगा? दो। क्या लेगा लिखते हैं, पहला लिखते हैं पॉइंट नंबर 4। अगला असेस द टॉप मैनेजमेंट द टॉप मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। जैसे ही हमारा प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट आया, मेरा टॉप मैनेजमेंट को अब हम लोग असिस्ट करने वाले हैं डिसीजन लेने के लिए, और ये डिसीजन लेने वाले हैं दो, एक लॉस वाले का एक प्रॉफिट वाले का। तो एक काम करें, पहला लिखते हैं पॉइंट नंबर ए। ये डिसीजन मेकिंग के अंदर में सब पॉइंट है, समझन क्या बोला? हाँ नहीं, हम समझ गए। नहीं नहीं, हम बोले समझा या नहीं, हाँ या ना। मेरा पहला क्या है? इवैल्यूएट evaluate whether a loss making product should be continued or discontinued. यानी मेरे को पहला इवैल्यूएट करना है, जो मेरा लॉस मेकिंग प्रोडक्ट आया इसको कंटिन्यू करे या फिर डिसकंटिन्यू, और अगला जो मेरा प्रॉफिट मेकिंग प्रोडक्ट आया उस पर एक रेशियो निकालेंगे, जिसका रेशियो ज्यादा है उसके सेल को बढ़ाएंगे ताकि मेरा प्रॉफिट बढ़े। अगला लिखते हैं पॉइंट नंबर बी, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट comma the sales of which should be increased
to increase the overall profitability. और ये वाला डिसीजन कैसे लेंगे? एक रेशियो निकाल के, जो रेशियो कौन सा था? नेट प्रॉफिट रेशियो, ब्रैकेट में बाय कैलकुलेटिंग एनपी रेशियो। ठीक, अब बताते हैं डिसीजन दो नहीं होता, होता है तीसरा। एक और लिखना पॉइंट नंबर सी, तुम्हें पहले क्यों नहीं बताए थे? कुछ कारण था। अभी लिखना पॉइंट नंबर सी, एक और डिसीजन है कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। यानी मेरा टॉप मैनेजमेंट डिसीजन लेने वाला है, दो नहीं कुल मिलाकर तीन, एक लॉस वाले का, एक प्रॉफिट वाले का, और तीसरा क्या करेगा? कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन कॉमा इफ पॉसिबल। ये एक सुपर इंपॉर्टेंट वर्ड है, इफ पॉसिबल। तुम लोग कुछ देर पहले बोला कॉस्ट कम कर दो, कॉस्ट कम कर दो, कॉस्ट कम कर दो। हम भी बोलते हैं कॉस्ट कम कर दो, पर तभी कम करो अगर ये कम करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है। एक एग्जांपल दे, एक बात बताओ, जैसे हमारे बिंगो में आया हुआ है लॉस, तो एक काम करते हैं, डिसाइड करते हैं इसके खर्चा को कम कर दे। तो हम लोग ने डिसाइड किया, एक काम करते हैं, जो मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है इसको कम कर दे। क्यों? तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जनरली क्या आएगा? एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट। ठीक, अब देखें तुम लोग थोड़ा कमर्शियल सेंस कितना अच्छा। अब हम लोग डिसाइड किया, चलो एक काम करते हैं, जो मेरा बिंगो है इसमें एडवर्टीजमेंट कम करेंगे, एडवर्टीजमेंट कम करेंगे, सेल्स प्रमोशन कम करेंगे। देखो मेरा खर्चा कम हो गया। पर एक बात बताओ, अगर एडवर्टीजमेंट सेल्स प्रमोशन कम कर रहे हैं तो एक और नुकसान होगा, क्या? सेल्स भी कम हो जाएगा। जल्दी बताए, कॉस्ट को कंट्रोल करना है, एकदम करना है, कॉस्ट को रिड्यूस करना है, एकदम करना है, पर वो तभी तक करो जब तक वो करने से मेरा सेल में इंपैक्ट ना आए। इसीलिए लास्ट में देखो वर्ड क्या यूज करते हैं? इफ पॉसिबल। यानी कॉस्ट को कंट्रोल भी करो, रिड्यूस भी करो, पर विदाउट इंपैक्टिंग द सेल्स। डन। एक काम करो, सबका चारों ऊपर, कोई अगर नीचे देखा आंख तो चलेंगे। ठीक, सबका चारों ऊपर देखे, तुम लोग कितना याद है? सबसे पहले बताना है कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन। It denotes the method of accounting which deals with and technique used by for decision making. अगला बताना ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग को मिलाकर है चार। पहला प्रोडक्ट वाइज सेल, प्रोडक्ट वाइज सेल मिला, कॉस्ट मिला। जैसे ही प्रॉफिट मिला, कौन तैयार है क्या लेने के लिए? कितना लेगा? दो या तीन? दो या तीन? तीन। पहला लॉस मेकिंग को क्या करे या क्या करे? कंटिन्यू या डिसकंटिन्यू। प्रॉफिट मेकिंग एक रेशियो निकाल, जिसका रेशियो उसके सेल को, ताकि मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। तीसरा क्या था? कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन कॉमा इफ पॉसिबल। एक मिनट, याद रहेगा? पक्का ना? बोलो, अभी तक कोई डाउट? डन। ये अब हटाओ। अब बात करते हैं, हमारा जो पहला चैप्टर है कॉस्ट शीट, आज शुरू नहीं करेंगे, पर उसका पूरा बैकग्राउंड हम दे देगा, जो बड़ा काम आएगा हमारे अगले 4-5 क्लास में। ठीक, अब एक काम करते हैं, अब हम लोग लेकर चलते हैं आईटीसी का हमारा सेकंड प्रोडक्ट, जिसका नाम क्या है? सिगरेट। अब ये समझाना मेरे लिए बड़ा आसान होगा, और बाई चांस क्लास में किसी का सिगरेट है और अगर वो मेरे को दे, अरे दो ना, नहीं बताएगा, घर में नहीं बताएगा, दो ना। अरे शर्मा मत, दे दो ना। एक मिनट, नहीं है क्या? ठीक है, एक बार प्लीज, एक बार गेट खोलो ना, वो लास्ट वाला। देखो, हम सिगरेट को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हमको समझाना है बस कोई। ये नहीं घर जाके आज बोले क्या क्या है सिगरेट। सर में टीका, हाथ में सिगरेट। ये बताने के पहले मेरे को डिस्क्लेमर डालना पड़ता है, ये तो बड़ा लोचा हो जाता है कि ये यूट्यूब पे जाएगा, कहीं पता चलोगे केस वेस्ट ना कर दे। ठीक, जला के दिखाइए। देखो, इसे हम लोग कहते हैं सिगरेट।
ठीक, पहली बार देखे ना, चलो ठीक। हम बताते हैं ये मेरा कॉस्ट शीट में कैसे काम आएगा, हम बताते हैं। अब ना एक बार थोड़ा आराम से सुनना, फिर हम पूरा इसको तोड़ फाड़ करके दिखाएंगे। हमारे आईटीसी का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है सिगरेट, जिसके भरोसे आईटीसी चल रहा है। कारण क्या है, आईटीसी के टोटल रेवेन्यू का 60% आता है यहां से, प्रॉफिटेबिलिटी का 75% प्रॉफिट आता है यहां से। तो अब बताते हैं आईटीसी सिगरेट डिवीजन कैसे ऑपरेट करता है। तुम लोग अब रियलाइज करेगा मेरा डायग्राम जो हम ड्राइंग करते हैं ना, वो भी बड़ा सुंदर है। देखो, पहले हम बनाते हैं आईटीसी का हेड ऑफिस। कोई बताएगा आईटीसी का हेड ऑफिस कहां पर है? कोलकाता में, वन ऑफ द रेयर अच्छा कंपनी जिसका हेड ऑफिस कलकत्ता में, वो आईटीसी है, बाकी सब निकल लिए। तुम बताओ आईटीसी का हेड ऑफिस कोलकाता में कहां है? कहां पर है? रसल स्ट्रीट, मैदान मेट्रो से उतरेगा, जीवनदीप है, लेफ्ट लेना, जो आईसीआई भवन है उससे थोड़ा और आगे बढ़ना, वहां तुम लोगों को दिखेगा आईटीसी का हेड ऑफिस। ठीक, रसल स्ट्रीट में। हम बताते हैं हमारे आईटीसी का हेड ऑफिस कुछ ऐसा दिखता है, इतना बड़ा नहीं है। ठीक, ये हमारे आईटीसी का हेड ऑफिस है। क्वेश्चन उठता है आईटीसी के हेड ऑफिस में क्या है? वहां पे जाना, वहां पे टॉप फ्लोर में कौन रहेगा? बीओडी, एक्स एन बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कोई बताओ आईटीसी के चेयरमैन का नाम क्या? एक मिनट, तुम लोग के फाउंडेशन में एक सब्जेक्ट था बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज में एक चैप्टर 5 था शायद, छोड़ के गए थे तुम लोग? चैप्टर छोड़ देते हैं? क्या बोल रहे हैं? एक मिनट, किसी को भी पता है आईटीसी के चेयरमैन का? मिस्टर संजीव पुरी। ठीक, इसके पहले कौन थे? चलो, लेट वाईसी देवेश्वर, वो हटाओ। मिस्टर संजीव पुरी वहां के चेयरमैन। अगला कौन रहेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड। अगला कौन रहेगा? मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड। अगला कौन रहेगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड। लेट्स से तुम लोग को अगर बाई चांस पोस्टिंग होता है हेड ऑफिस में, तुम लोग रहेगा फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर में। नेक्स्ट कौन रहने वाला है? एचआर डिपार्टमेंट का हेड। अगला रहेगा लीगल डिपार्टमेंट का हेड, मार्केटिंग से साथ में आ गया। अगला रहेगा सेक्रेटरी डिपार्टमेंट का हेड। अगला रहेगा एडमिन डिपार्टमेंट का हेड, और नीचे रहेगा सिक्योरिटी गार्ड। ठीक, ये हमारा है आईटीसी का हेड ऑफिस। अब एक बात बताते हैं, आईटीसी का जो प्रोडक्ट है सिगरेट, एक कहां जो सिगरेट नीचे हाँ, ये है आईटीसी का सिगरेट। अब बताते हैं सिगरेट बनता है 3 रॉ मटेरियल से। ठीक, अगर ऐसे देखेगा ना, ये है टोबैको। ठीक, सिगरेट को बनाने के लिए खाली 3 रॉ मटेरियल चाहिए। एक चाहिए टोबैको, एक ये जो जस्ट है ऊपर में पेपर, इसको बोलते हैं सिगरेट पेपर, और पीछे में चाहिए फिल्टर रॉड। एक चाहिए टोबैको, एक चाहिए फिल्टर रॉड, एक चाहिए सिगरेट पेपर। जैसे 3 रॉ मटेरियल मिलेगा तुरंत सिगरेट बन जाएगा। पिछले 1 घंटा 15 मिनट में ऐसा टेंशन हमने देखा, ऐसे ध्यान से। अब क्या होने वाला है? घर में ट्राई मत करना, वीडियो बन जाएगा। ठीक, यानी अगर बाई चांस हमारे पास ये 3 रॉ मटेरियल है, आराम से हम लोग सिगरेट बना सकते हैं। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, तुम लोग बताओ, तुम लोग के हिसाब से जो सिगरेट बनाने का काम है, ये क्या हेड ऑफिस में होता होगा? चल, मिस्टर संजीव पुरी बोलते हैं भाई थोड़ा तंबाकू दे, सिगरेट बनाएंगे। ये तो होगा नहीं। सिगरेट बनाने का काम हमेशा कहां होता है? फैक्ट्री में। अब सिगरेट का फैक्ट्री आईटीसी का कुल मिलाकर इंडिया में है 5 जगह। एक यहां से आधा पौन घंटा दूर है खिदरपुर। एक बिहार में एक जगह है मुंगेर। 1 मिनट, तो यहां मुंगेर से है, आप मुंगेर से है, चलो ठीक। अगला है मुंगेर में। तीसरा उत्तर प्रदेश में है सहारनपुर। अगला कर्नाटका में है बैंगलोर। और 5वां महाराष्ट्र में एक है आईटीसी का सिगरेट फैक्ट्री। भगवान जाने के ऊपर उस जगह का नाम है रंजन गांव। तो जब हम लोग का ट्रेनिंग हुआ था, उसके आधारित जिनको जब एक डिपार्टमेंट दिया गया, हम लोग 8 लोग ज्वाइन किए थे।
एक लड़का बढ़िया लड़का डेली टीका लगा के आता था, उसको पकड़ाया अगरबत्ती डिवीजन, जो जैसा लगा उसको ऐसा डिवीजन दे दिया। एक लड़का बहुत मोटा दिन भर खाते रहता था, उसको पकड़ाया फूड डिवीजन। मैंने पता नहीं कौन सा काबिलियत देखा, मेरे को पकड़ाया सिगरेट डिवीजन। पता नहीं क्यों, पर जो भी है, अब जब सिगरेट डिवीजन है, चलो बड़े खुश थे। कारण क्या है, सिगरेट डिवीजन आईटीसी का सबसे बड़ा डिवीजन, तो वहां पे जो भी रहता है उसको बड़ा रिस्पेक्ट मिलता है। अब सिगरेट डिवीजन में जाना है, कोई दिक्कत नहीं, हम बस जाके अपने बॉस को रिक्वेस्ट किया, बोला सर जो करना है करिए, रंजन गांव मत भेजिएगा। कितना लगे, कितना बुरा, वो बोला रंजन कहां जा रहा है, रंजन गांव जा रहा है। तो लास्ट रिक्वेस्ट करने के बाद मेरे को दिया गया था बैंगलोर सिगरेट फैक्ट्री, और वहां पे हम बन के गए थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हेड। बैंगलोर सिगरेट फैक्ट्री पांचों फैक्ट्री में सबसे बड़ा फैक्ट्री है, जहां पे एक दिन में उस समय में 100 मिलियन सिगरेट बनता था। एक दिन में 100 मिलियन का मतलब होता है 10 करोड़। एक दिन में उस समय बनता था 10 करोड़ सिगरेट, अब तो पता नहीं कितना बनता है। अब बताते हैं हमारा फैक्ट्री कैसा दिखेगा, ढंग से सुनना, ये बहुत काम आएगा पूरे कॉस्ट क्लास तक। ठीक, देखो जैसा तो तुम लोग को आइडिया है, मेरा ड्राइंग सुंदर है, ये हम बना रहे हैं फैक्ट्री। भगवान, 4 दिन पहले यहाँ पे पूजा किए थे सरस्वती जी को। पहले हमारा प्लान था तुम लोग का बैच थोड़ा जल्दी स्टार्ट करने का, फिर थोड़ा लेट कर दिए। वैलेंटाइंस वीक में हम लोग डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। कितने लोग का वो हुआ होगा ना। बताते हैं फैक्ट्री के अंदर में कुल मिला के मेरा मेन डिपार्टमेंट है 5। पहले वाले डिपार्टमेंट का नाम है स्टोर्स डिपार्टमेंट, ठीक। और मेरा अगला डिपार्टमेंट का नाम है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तीसरे वाले का नाम है फाइनेंस डिपार्टमेंट। और जब मेरा पोस्टिंग हुआ था बैंगलोर सिगरेट फैक्ट्री में, हम थे फाइनेंस डिपार्टमेंट में, और मेरे जस्ट बाजू में एक डिपार्टमेंट था, उसमें थी एचआर। मतलब हर कंपनी में जनरली एचआर लड़की होती है, नहीं जनरली सही में मैक्सिमम कंपनी के अंदर में एचआर लड़की रहती है। वो लोग का नेगोशिएशन पावर अच्छा होता है। अब इमेजिन मेरा मान लो कि जॉब लगा, सामने बैठा एक लड़का एचआर, मेरे को 6 लाख रुपया देंगे, भाड़ में जाने करेंगे। पर वही अगर सामने एक लड़की बैठी एचआर, वो बोली 6 लाख देंगे, हम आपको जो देना है दीजिए। ऐसा हम नहीं है, ऐसा लोग होते हैं, तो मेरे लिए मत सोच रहे सब बात। पर भाई सबसे बड़ा डिपार्टमेंट जिस चीज के लिए हमारा फैक्ट्री बना है वो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक। अब ज्यादा डिटेल में नहीं, एकदम शॉर्ट पे बताएंगे कि हमारा सिगरेट बनता कैसे, शॉर्ट पे बताएंगे, रियल लाइफ में तो बनाना नहीं जाके। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर में मशीन होता है 3। पहले वाले का नाम है कटिंग मशीन। कटिंग माने 7 से 14 से गया था, कुछ लोग रिलेट करेंगे। मेरा पहला है कटिंग, अगले वाले का नाम है मॉइस्चर एंड फ्लेवर, और लास्ट वाले का नाम है पैकिंग, ठीक। मेरा हर एक डिपार्टमेंट के अंदर में जो जो मशीन है उसके सामने में कुछ रहेंगे वर्कर लोग। मान लो यहाँ पे वर्कर लोग हैं। सही से बताओ, मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है? ठीक। ये बना हमारा पूरा का पूरा फैक्ट्री। अब हम बताते हैं जो हमारा 5 डिपार्टमेंट है, पांचों का रूल क्या है, और हम बताएगा नहीं, तुम लोग से पूछेगा, तुम लोग खुद बता देगा। अब देखो मेरे को भैया अगर बनाना है सिगरेट, सबसे पहले चाहिए रॉ मटेरियल, जिसका नाम क्या था, टोबैको। अब एक काम करते हैं, एक वर्कर लेके चलते हैं आपको, आपका नाम पदम। पदम बुरा नहीं मानता ना, ठीक। अभी से लेके आखिरी क्लास तक पदम कौन है, हमारा टोबैको बॉय। बाई चांस अगर हम लोग कभी भी टोबैको की जरूरत पड़ेगा, ये कौन लाने वाला है, पदम, ठीक। तो पदम है हमारे टोबैको बॉय। अब मान लो पहला दिन मेरे पास, हम देखे मेरे पास टोबैको हो रहा है थोड़ा थोड़ा कम। अब हम हैं मान लो आईटीसी के हेड, फैक्ट्री के अंदर में हेड, हम कॉल किया पदम को, बोला पदम रंजन फ्रॉम आईटीसी। बोला अरे हाँ बोलिए बोलिए क्या बात है। हम बोला यार मेरे यहाँ टोबैको कम हो रहा है, जल्दी लेके आ। बोला कितना चाहिए, हम बोला जितना ला सकता लेकर आ। बोला दरवाजा खुले, 2 दिन में आते हैं। हम बोला आजा। अब तुम लोग एक बात बताओ, जब पदम हमारे फैक्ट्री में एंटर करेगा, ये 5 डिपार्टमेंट का नाम देखना, आज जब पदम हमारे फैक्ट्री में एंटर करेगा, बताओ ये सारा का सारा टोबैको लाकर कौन से डिपार्टमेंट में रखेगा? आप प्रोडक्शन में रखेगा या स्टोर में रखेगा?
ध्यान देना, जैसे ही हमारा टोबैको आएगा, देखो स्टोर डिपार्टमेंट में पहुंच गया। अब इसके अंदर मेरे को चाहिए फिल्टर रॉड। फिल्टर रॉड प्रोवाइड करने वाले हैं आप। आपका नाम क्या है? वेदांत। अब अगला वेदांत से मंगवाए, वेदांत लेके आया फिल्टर रॉड। और अगला चाहिए सिगरेट पेपर, सिगरेट पेपर लाने वाले हैं आप। आपका नाम क्या है? आगे बोलो। नहीं नहीं, तुमको ये सब गंदा चीज में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। पीढ़ी वाले भाई। एक्चुअली इस क्लास में मेरा कोई रिश्तेदार है? कोई मेरे ससुराल से है? नहीं, हर बैच में ससुराल का कोई रहता है। फेस टू फेस में नहीं। मेरा ससुराल हेड ऑफिस दिल्ली में, ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया। तो फैला हुआ नेटवर्क है मेरे ससुराल का। हाँ, established in 2012। तो ये सब क्या बात कर रहे हैं? लव मैरिज की, अरेंज मैरिज? चलो, पहला हमारा आया टोबैको, अगला आया फिल्टर रॉड, अगला आया मान लो सिगरेट पेपर यहाँ पे। ठीक, अब देखो यानी बताए हमारे स्टोर डिपार्टमेंट का काम क्या है। जैसे कि रॉ मटेरियल आएगा, सबसे पहले पहुंचेगा स्टोर डिपार्टमेंट में। तो स्टोर्स वाले का एक ही काम है, मटेरियल आएगा रिसीव कर, और जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को लगेगा उसको इशू कर। इसके अलावा स्टोर डिपार्टमेंट का कछु काम नहीं है। एक मिनट, यहां तक क्लियर है? पहला मेरा अगला है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। मेरा क्वेश्चन उठता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का काम क्या है। इमेजिन करो हमारे फैक्ट्री के अंदर में सुबह से शाम मशीन चल रहा है। मेरा हर एक बड़ा फैक्ट्री साल में 365 दिन 24 घंटा काम करता है। हर एक बड़ा फैक्ट्री 365 डेज इन ईयर 24 आवर करके काम करता है। अभी बोलेगी एक ही वर्कर 24 घंटा? पहला 8 घंटा में ये लोग आएगा, गए, फिर ये लोग आएगा, गए, फिर ये लोग आएगा, फिर वापस 8 8 8 8 8 8। तुम लोग देखो क्या हो रहा है। ठीक, यानी होता क्या है, 365 दिन अगर लगातार 24 घंटा काम चल रहा है, हो सकता है चलते चलते मशीन खराब हो जाए। और अगर बाई चांस मशीन खराब हो गया तो भाई मशीन को ठीक करवाना है। अब मशीन को ठीक करवाने के लिए एक ऑप्शन है, जब मशीन खराब हो तो किसी इंजीनियर को फोन करके बुलाओ। और जब कॉल करके उसको बुलाएंगे तो भैया उसको आने में लगेगा टाइम, और फैक्ट्री में टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। कारण क्या है, वहां पे हर एक एक घंटा लेट अगर हो रहा है, इमेजिन करो कितना जो प्रोडक्शन होता है वो डिस्टर्ब हो रहा है। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एक सेट करके रखा है कि भाई जैसे ही मशीन खराब होगा, कुछ नहीं करना, उसको आवाज मार, वो तुरंत आएगा, आकर ठीक करेगा। क्लियर है यहां तक? मेरा तीसरा डिपार्टमेंट का नाम है फाइनेंस। जहां पर हम थे, जहां पर आप होंगे। अगर बाई चांस तुम लोग फैक्ट्री में होता है पोस्टिंग, तुम लोग कहां जाने वाला है? फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर में। तुम लोग बोलेगा फाइनेंस वाले का काम क्या है? जो हम लोग को आता है। तुम बोलेगा हम लोग को क्या आता है? हम लोग को अकाउंटिंग आता है। जब हम लोग कोई परचेज करेंगे, एंट्री मारेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। जब सेल करेंगे, एंट्री मारेंगे, डेटर टू सेल। पैसा मिलेगा बैंक टू डेटर, पैसा देंगे क्रेडिटर टू बैंक, वेजेस देंगे वेजेस टू कैश। तुम बोलेगा ये तुच्छ हरकत हम लोग करेंगे। ये तुच्छ हरकत आप लोग नहीं करेंगे, तुम लोग के अंडर में 4-5 आदमी लोग रहेगा। जैसे जब मैं आईटी से गया, इमेजिन करो आर्टिकलशिप चला 3 साल, जहां पे इज्जत मिलता नहीं है। अब उसके तुरंत बाद पहुंचे आईटीसी में। जब आईटीसी में पहुंचे, मेरा एक रूम था, मेरी एक सेक्रेटरी थी। तो पूछा मेरी है, मेरी सेक्रेटरी? बोले हाँ तुम्हारी है। यार मैंने सिर्फ आपकी। ठीक, हमको बड़ा अच्छा लगा और बोले ये सब आपके अंडर में काम करेंगे। बोले इतने सारे? तो वहां पे हमारे अंडर में बहुत आदमी लोग रहेंगे जो बैठ बैठ के अकाउंटिंग एंट्री मारेंगे, हम लोग खाली सुपरवाइज करेंगे। अगला फाइनेंस वाला, वो हर काम करेगा जो बाकी किसी डिपार्टमेंट के बस का नहीं है। तो बोले ऐसा क्या काम है जो बाकी किसी डिपार्टमेंट के बस का नहीं है? हर मंथ के एंड में जीएसटी का कैलकुलेशन किया जाएगा। एक से जीएसटी नाम सुना है, जीएसटी पता है? एक होता है सीजीएसटी सेंट्रल, एक और क्या होता है? एक और क्या होता है? एक और क्या होता है? ये कहां पढ़ा? 11-12। क्या बात है, भगवान का रूप आया यहाँ पे। चलो, अब ये सारा का सारा कैलकुलेशन स्टोर्स वाला नहीं कर पाएगा, वो गवार है, गवार। ठीक, एक और तुम स्टोर्स वाला है। ठीक, इमेजिन, मतलब एग्जांपल में। ठीक, हाँ, आपका नाम? बुरा नहीं मानता ना? बुरा माने आई डोंट केयर। तो मेरा पहला है स्टोर्स। जो स्टोर्स वाला है वो गवार होता है, जो इंजीनियर है वो उससे बड़ा गवार है। एचआर ठीक है। जो फाइनेंस वाला है,
वो करेगा जीएसटी का कैलकुलेशन, और किसी के बस का नहीं है। अब अगर बाई चांस मशीन खराब हो गया तो भैया मशीन में खर्चा क्या लगेगा, कितना कॉस्ट कैपिटलाइज करना चाहिए, कितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, ये मशीन को रिप्लेस करे या ना करे, जो फाइनेंशियल एंगल है कौन करेगा, फाइनेंस वाला। आज जब कोई बड़ा बड़ा अग्रीमेंट साइन होने वाला है उसका सारा फाइनेंशियल एंगल कौन चेक करेगा, फाइनेंस वाला। यानी फाइनेंस वाला वो हर चीज करेगा जो बाकी किसी के बस का नहीं। ये हम लोग। अब अगला है लास्ट में एचआर। अब देखो एचआर के अंदर में होता क्या है, और बाई चांस पूरे फैक्ट्री में अगर वर्कर का रिक्वायरमेंट है, कौन रिक्रूट करेगी, एचआर। कितना पैसा देना है वो कौन डिसाइड करेगी, एचआर। किसको बोनस क्या मिलेगा, एचआर। किसका प्रमोशन होगा डिसाइड करेगी एचआर। किसका ट्रांसफर होगा डिसाइड करेगी एचआर। पेंशन क्या रहेगा, सुपर एनुएशन क्या रहेगा, ग्रेचुटी क्या रहेगा, लीव एनकैशमेंट क्या रहेगा, सब डिसाइड करेगी एचआर। यानी शॉर्ट फैक्ट्री में जाओ, किसको पटा के रखना, एचआर। हम छोड़ दिए थे, कोई दूसरा जगह से एक अच्छा ऑफर आया था, मॉनिटरी टर्म्स में अच्छा ऑफर आया था, ठीक, पता नहीं तो क्या सोच के बैठ जाएगा, ठीक। ये हुआ एचआर डिपार्टमेंट। पर ध्यान देना, जब मेन फैक्ट्री बना है उसका मेन उद्देश्य फाइनेंस और एचआर को मिलाना नहीं था। उसका मेन उद्देश्य क्या है, प्रोडक्शन करना। उसके लिए प्रोडक्शन कैसे होता है बस हम 1 मिनट में बताएंगे, और बस 10-15 मिनट के अंदर हम लोग खत्म करते हैं आज। पर ये जो हम बताया ना, ये अगले कई क्लासेस तक बड़ा काम आएगा। अब बताते एक बात, प्रोडक्शन होता कैसे है। अभी हम एक वीडियो दिखाएगा 5 मिनट का कि सिगरेट कैसे बनता है। जब वीडियो दिखाएगा हम सारा लाइट ऑफ कर देगा। यही कारण है कि हम अच्छे से सेग्रीगेट किया किस रूम में किसको होना चाहिए, तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो सारा लाइट ऑफ कर देगा। उस समय जब वीडियो दिखाए उसको ढंग से देखना, कि मेरा कौशिक के अंदर में बहुत सारा क्लास के अंदर वो वीडियो मेरा काम आएगा। अब बताते एक बात, जो वीडियो दिखाएगा तुम लोग देखिएगा, जो टोबैको आया हुआ है ना, जो टोबैको आया हुआ है, ये पता है बहुत बड़े बल्क में आता है, बहुत बड़े बल्क में आता है। अब इमेजिन करो इतना बड़ा टोबैको है, पर सिगरेट तो होता है छोटा सा। अब इतने बड़े टोबैको को अगर सिगरेट पेपर में डाल दे, इमेजिन करो कितना बड़ा सिगरेट हो जाएगा। एक आदमी बेचारा कैसे फूकेगा, थोड़ी तुम हम यहां से तुम यहां से तुम यहां से, ग्रुप एक्टिविटी तो है नहीं। यानी सबसे पहले कटिंग मशीन में जाता है, छोटे छोटे पीसेस में कट होता है, वो एग्जैक्ट ऐसा बन जाता है। तो पहले बड़ा टोबैको पहुंचा कटिंग मशीन के अंदर में, छोटे छोटे पीसेस में कट होने के लिए। डन। अब एक और ये कट हो गया, इसके बाद ये जाएगा अगले मशीन में जिसमें मॉइस्चर ऐड किया जाएगा और फ्लेवर ऐड किया जाएगा। अब तुम्हें मॉइस्चर क्यों ऐड करना है, जो टोबैको है वो इतना रफ होता है ना, क्या बाई चांस उसको सिगरेट पेपर में डाले और सामने वाला लाइटर जलाए, वो इतना रफ है कि फटाफट आ जाएगा। तो भाई सिगरेट जले ना जले, पहले वो जल जाएगा। यानी थोड़ा मॉइस्चर डाला जाता है, उसका एक फिक्स परसेंटेज है 21%, ना 21 से ज्यादा ना 21 से कम, एग्जैक्ट है 21%। और उससे ज्यादा मॉइस्चर डाल दिए वो इतना गीला हो जाएगा, जलेगा ही। और अगर उससे कम डाला है तो उसका क्वालिटी अच्छा नहीं रहेगा, बड़ा फटाफट वो खत्म हो जाएगा। तो 21% मॉइस्चर ऐड किया जाता है, उसके बाद फ्लेवर ऐड करते हैं। आप फ्लेवर क्या ऐड करते हैं ये नागेश बताएंगे। बताइए आपका फ्लेवर कौन सा है। हाँ, ये सब नहीं करते, अच्छे बच्चे, सिगरेट वाले नहीं, आप कुछ और वाले हैं। अरे नहीं, ऐसे पूछो, बुरा मत बनना, ठीक। अब अगला बहुत तरह का फ्लेवर ऐड होता है, हमको भी पता नहीं, देखो हम सिगरेट विगरेट हमको आइडिया नहीं है, कुछ ऐड होता है। अब जैसे ही मॉइस्चर फ्लेवर ऐड किया गया, उसके बाद ये जाएगा पैकिंग में। पैकिंग वाला हमको बड़ा अच्छा लगता है, इसने भले 2 वर्कर बना दिया, पर जब वीडियो देखेंगे ना, पैकिंग के अंदर में एक भी वर्कर नहीं हो तभी पैकिंग हो जाएगा। अपने आप टोबैको जाता है, अपने आप पीछे फिल्टर रॉड लगता है, अपने आप सिगरेट पेपर रैप होता है, कट होता है, छोटे छोटे पैक्स के अंदर में वो चला जाता है। यानी जैसे ही मेरा सिगरेट बना, मेरा नहीं, जैसे ही सिगरेट बना, अब सिगरेट बन गया, फैक्ट्री का काम खत्म। अब ये सारे के सारे सिगरेट को पता है कहां भेजेगा, ये कहां भेजेगा, वेयरहाउस में, जो किसके अंडर आता है, मार्केटिंग के अंदर या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। अब एक और ये भेज दिया। अब इसके जो मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला है, उसका काम है ये सारे के सारे सिगरेट को लास्ट में जाके एंड कंज्यूमर तक पहुंचाना। करना क्या है, खाली एक चीज, हर एक सिगरेट जो बिकता है तो उसका सेलिंग प्राइस क्या है, खाली वो निकालना है। हर एक सिगरेट जो बेचे हैं उसका सेलिंग प्राइस क्या है, खाली वो निकालना है। और ये कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग को बनाना पड़ता है कॉस्ट शीट। मेरा आज का बस आखिरी 6 लाइन। अब तुम लोग रहेगा ये जो कॉस्ट शीट में अंदर में हम लोग सेल निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना।
मेरा जितना भी खर्चा लगा है सारे के सारे कॉस्ट को जोड़ दो। मेरे सारे के सारे कॉस्ट को जोड़ दिए, आया टोटल कॉस्ट। तुम लोग एक बात बताओ, एकदम बेसिक कॉमन सेंस, कॉस्ट पे मैं क्या ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा? कॉस्ट में हम क्या ऐड करें? जैसे ही कॉस्ट में ऐड करेंगे प्रॉफिट क्या मिल जाएगा? सेल वैल्यू। यानी मेरा जितना खर्चा लगा सब लिख दो, उसमें ऐड कर दो, प्रॉफिट क्या मिल जाएगा? सेल वैल्यू। अब ये सेल वैल्यू तो सबसे लेना है, तो जितना सिगरेट बना उससे डिवाइड कर दो, मिल जाएगा पर सिगरेट कितना चार्ज करना है। डन। क्वेश्चन उठता है कॉस्ट में क्या आता है? कॉस्ट में क्या आता है डिटेल में जानेंगे कल, अभी बस खाली शॉर्ट पे बता रहे हैं क्या क्या आता है। मेरा सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट, तुम लोग बताओ सिगरेट को बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मेरा रॉ मटेरियल, पता है रॉ मटेरियल था 3, बोलो क्या क्या? एक था टोबैको, एक था फिल्टर रॉड, एक था सिगरेट पेपर। पता है ये सबको हम लोग बोलते हैं रॉ मटेरियल। ये एक और नाम है डायरेक्ट मटेरियल। इधर बोलते हैं रॉ मटेरियल या बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल। वो डायरेक्ट क्यों? क्योंकि जो चीज डायरेक्टली दिखे फिनिश गुड को बनाने में क्या लगा, वो डायरेक्ट मटेरियल है। जैसे एग्जांपल, ये क्या है? पानी का बोतल है ये, दिखो दिखो दिखो, बड़ा अच्छा बोतल लग रहा है। पक्का ना? हाँ, बोतल तो देखकर अंदर में पानी है ना। यार तुम थोड़े नशे में भी आइए। देखो, अब जैसे देखो, जैसे इस बोतल को देखेंगे, ये बोतल क्या चीज से बना है देखते ही समझ में आएगा। प्लास्टिक से। क्यों होता है प्लास्टिक? क्या बन जाएगा? रॉ मटेरियल या फिर डायरेक्ट मटेरियल। अगला एक काम करो, जरा ये प्रोजेक्टर स्क्रीन को देखो। ये ऊपर में एक रबड़ का है, ये एक क्लोथ है और कुछ है ही नहीं। यानी रबड़ है, एक आयरन रॉड है, एक क्लोथ है। यानी जैसे ही प्रोजेक्टर स्क्रीन को देखे देखते समझ में आ रहा है क्या चीज से बना हुआ है। ये सब का सब क्या है? रॉ मटेरियल या डायरेक्ट मटेरियल। ये ले लो बॉटल। अगला एक काम करो, अगला एक काम करो, अगला एक काम करो, एक बार जरा फैन को देखो। सब पलट के ऐसे देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं। जैसे ही फैन को देखेगा, तुम लोग बताओ फैन क्या चीज से बना है? एक रहेगा प्लास्टिक, एक वो ब्लेड है, अंदर में कुछ वायर रहेगा और अंदर में शायद मोटर हुआ, कोई आयरन रॉड हुआ होगा। यानी जैसे ही इसको देखे देखते समझ में आ रहा है क्या चीज से बना हुआ है। ये मेरा क्या है? रॉ मटेरियल या फिर डायरेक्ट मटेरियल। अगला एग्जांपल, अगला एग्जांपल, अगला एग्जांपल, मान लो मान लो मान लो मान लो, एक बार कैलकुलेटर दो। बताओ जैसे ही कैलकुलेटर को देखे, देख के क्या समझ में आए क्या चीज से बना हुआ है? रबड़। इसमें रबड़ क्या होता है? तब भी हमको रबड़ नहीं लग रहा है, प्लास्टिक है। ये प्लास्टिक है और बोलो इसको बनाने में क्या लगा होगा? एक चिप लगा होगा, बैटरी लगा होगा, ये ग्लास लगा होगा, सोलर पैनल लगा होगा। यानी जो जो चीज से बना हुआ है वो मेरा क्या है? रॉ मटेरियल या फिर डायरेक्ट मटेरियल। तो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगा रॉ मटेरियल या डायरेक्ट मटेरियल। डन? ठीक। अगला एक बात बताओ, इस फैक्ट्री में देखो हर डिपार्टमेंट में आदमी है। स्टोर्स में ये है, इंजीनियरिंग में मान लो ये लोग हैं, फाइनेंस में रंजन है, एचआर में भी कोई है, प्रोडक्शन में भी कोई है। पर तुम लोग बताओ सिगरेट को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन से डिपार्टमेंट के वर्कर है? कौन? नहीं, वो लेबर तो है। कौन से डिपार्टमेंट का? स्टोर, इंजीनियरिंग, फाइनेंस, एचआर, प्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट सिगरेट को बनाने में क्या है? एक बात बताते हैं, मान लो कभी कोई एक समय फाइनेंस और एचआर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्शन बंद नहीं होगा। मान लो कोई एक दिन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी नहीं आए, तब भी प्रोडक्शन बंद नहीं होगा, प्रोवाइडेड मशीन ठीक चल रहा है। कोई एक आध दिन अगर बाई चांस स्टोर्स वाला भी नहीं आया, तब भी घबराने का बात नहीं है। अगर रॉ मटेरियल चाहिएगा, प्रोडक्शन वाला खुद उठा के ले आएगा। पर अगर बाई चांस कोई एक दिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के वर्कर लोग बोले भाई हम लोग नहीं आएंगे, क्या लगता है प्रोडक्शन होगा? बंद हो जाएगा। यानी सिगरेट को बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट पहले चाहिए था रॉ मटेरियल, अगला चाहिए प्रोडक्शन वाले वर्कर। और एक बात बताते हैं, दुनिया में, संसार में, ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में एक भी ऐसा इंसान नहीं जो फोकट में कुछ काम करे। कलयुग है, कलयुग। अब ये जितने भी वर्कर लोग हैं, ये पता है, बताओ वर्कर लोगों को क्या मिलेगा? वेजेस। पता है ऐसे वर्कर के वेजेस को बोलते हैं डायरेक्ट वेजेस। यानी इधर में भी वेजेस मिलेगा, पर वो डायरेक्ट नेचर का नहीं है। डायरेक्ट वही रहेगा जो डायरेक्टली सिगरेट बनाता है। यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के वर्कर का वेजेस को क्या बोलने वाले हैं? डायरेक्ट वेजेस। ऐसा समझा? अरे बोलो ना। मेरा पहला आया डायरेक्ट मटेरियल,
मेरा अगला है डायरेक्ट वेजेस। तीसरा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ये क्या होता है ये जानेंगे कल, नेक्स्ट डे, आज नहीं। पता है जैसे तीनों को ऐड करेंगे मेरे को मिलाकर बन जाएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में प्राइम का मतलब क्या? प्राइम माने प्राइमरी या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर मोस्ट एसेंशियल। एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर सबसे इंपॉर्टेंट हो गया भाई। उतर के बोलना। मेरा सबसे पहला बात, जैसे ही डायरेक्ट मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल, अगला डायरेक्ट वेजेस सबसे इंपॉर्टेंट वर्कर, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है हम बताया नहीं। जैसे ही तीनों को ऐड करेंगे मिलाकर क्या आ जाएगा? प्राइम कॉस्ट। अब एक बार प्राइम कॉस्ट आया, उसके बाद फैक्ट्री में और जितना भी खर्चा लगा, जैसे कि रेंट, पावर का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का, बाकी जो भी खर्चा लगा, एक और का नाम देते हैं फैक्ट्री एक्सपेंस। ओवरहेड वर्ड हम आज यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक। अब इसके अलावा फैक्ट्री में जो भी खर्चा लगा उसको नाम दे दिए फैक्ट्री एक्सपेंस। तो देखो मेरा फैक्ट्री का सारा कॉस्ट आया। मेरा पता है अगला खर्चा कहां पे लग रहा है? हेड ऑफिस के अंदर में। अब मेरा हेड ऑफिस में जितना भी खर्चा लगा वो सारे के सारे कॉस्ट को हम लोग नाम देंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। बताओ एक और बच गया, बोलो क्या? ये ले लिए, ये ले लिए, बताओ एक और क्या बचा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मेरा लास्ट में ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ये मिलाकर आ जाएगा टोटल कॉस्ट। ऐड कर देंगे प्रॉफिट, क्या मिल जाएगा? सेल वैल्यू। अब जब कल पढ़ेंगे कॉस्ट शीट, नेक्स्ट डे पढ़ेंगे कॉस्ट शीट, तो इसको और विस्तार में जानेंगे। अब एक मिनट, आज मेरे को कुछ बताना नहीं, बस खाली लास्ट 5 मिनट में मेरे को एक वीडियो दिखाना है। पहले ना एक बार सबका चेहरा ऊपर, इतना कुछ तुम लोग जाना, पर इस बीच में कहीं कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव कहीं भूल तो नहीं गया? एक बार जरा चेक करें प्लीज, कोई नीचे मत देखना। पहला, कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन, आई डिनोट द मेथड ऑफ अकाउंटिंग विच डील्स विद यूज्ड बाय फॉर डिसीजन मेकिंग। मेरा अगला ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग कुल मिलाकर है 4। पहला प्रोडक्ट वाइज सेल मिला, कॉस्ट मिला। जैसे ही प्रॉफिट मिला, कौन तैयार है क्या लेने के लिए? कितना रहेगा? 2 या 3? 2 या 3। पहला लॉस मेकिंग को क्या करे या क्या करे? कंटिन्यू या डिसकंटिन्यू। प्रॉफिट मेकिंग एक रेशियो निकाल, जिसका रेशियो उसके सेल को, ताकि प्रॉफिट बढ़ेगा। लास्ट वाला क्या था? एंड कॉस्ट रिडक्शन कॉमा इज पॉसिबल। ठीक, 1 मिनट। अभी देखो ये 6 लाइन लिखा था, एक्सपेक्ट तो नहीं करते तुम लोगों को 6 लाइन याद हो गया होगा, पर स्टिल मन में एक छोटी सी आशा है शायद किसी को याद हो। यानी पहला सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा क्या? रॉ मटेरियल का एक और नाम। सेकंड खर्चा, 1 मिनट, डायरेक्ट वेजेस कौन से डिपार्टमेंट के वर्कर का वेजेस? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के वर्कर का वेजेस। एक और खर्चा जो हम समझाया नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे तीनों को ऐड करेंगे प्राइम कॉस्ट के बाद पहला खर्चा लिए हैं फैक्ट्री एक्सपेंस, अगला लिए हेड ऑफिस का ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, तीसरा लिए मार्केटिंग का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। मिलाकर टोटल कॉस्ट में क्या ऐड करेंगे? प्रॉफिट। क्या मिलने वाला है? सेल। 1 मिनट, ये जो लास्ट 2 मिनट बोला तुम लोगों को याद है? आज जितना हम बताया क्लियर है? ठीक, बस 1 सेकेंड। एक बार याद करना हो जो सिगरेट फैक्ट्री में बताया था। मेरा पहला डिपार्टमेंट का नाम था कटिंग। स्टोर्स था, पहला मशीन, प्रोडक्शन में पहला मशीन, जिसमें सबसे पहले हमारा आता था बड़ा बड़ा टोबैको। तो देखिए बल्क में टोबैको आ रहा है, जो सबसे पहले जा रहा है कटिंग मशीन में। अब ये जो आदमी लोग काम कर रहे हैं ना, ऐसे आदमी लोग के वेजेस को हम लोग बोलने वाले हैं डायरेक्ट वेजेस। ठीक, अब जो टोबैको है ये मेरा बन गया रॉ मटेरियल या डायरेक्ट मटेरियल। देखो यहाँ पे मेरा ऐड किया जा रहा है मॉइस्चर एंड फ्लेवर। तो सबसे पहले कटिंग डिपार्टमेंट में गया, इसके बाद गया मॉइस्चर एंड फ्लेवर के अंदर में। अब यहाँ पे कट और मॉइस्चर फ्लेवर मिक्स हो रहा है। नेक्स्ट ये जाएगा पैकिंग वाले में।
अब एक काम करते हैं, सीधा लेके जाते हैं पैकिंग वाले में। जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं। यहाँ पे कटिंग मॉइस्चर फ्लेवर हो गया। इसके बाद ये फिल्टर रॉड, अब देखो तुम लोग शायद देख भी नहीं पाएगा किस स्पीड में बनता है सिगरेट। अब यहाँ पे कोई भी किसी वर्कर का जरूरत नहीं, यहाँ पे सब ऑटोमेटिक काम होगा। आप सुना ये चीज, जैसे जैसे 10-10 सिगरेट बनेगा उसके लिए जाएगा पहला पैक में। जो छोटा पैक होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी पैकिंग। जो पहला बॉक्स है जिसके अंदर में जाएगा 10-10 करके, वो हुआ प्राइमरी पैकिंग। और उसके बाद सारे के सारे छोटे छोटे बॉक्सेस जाने वाला है एक बड़े कार्टन में। मेरा पहला वाला हो गया प्राइमरी पैकिंग। जो बड़े कार्टन में सारा का सारा जाएगा, तुम लोग तो प्राइमरी का अगला नाम क्या आएगा? उसको बोलते हैं सेकेंडरी पैकिंग। तो पहला हुआ प्राइमरी फर्स्ट लेवल पैकिंग। जब वो सारा छोटा बॉक्स पहुंचेगा एक बड़े कार्टन में, उसका नाम आने वाला है सेकेंडरी पैकिंग। जैसी सेकेंडरी पैकिंग हो गया, इसके लिए सीधा जाएगा वेयरहाउस में आगे गुड सेल होने के लिए। ठीक, अब सिगरेट वाला हटाओ, एक छोटा सा वीडियो और है 2 मिनट का, मेरा बड़ा फेवरेट कार का। अब इसमें बताते हैं रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, बहुत कुछ है इसमें बताने का। अब यहाँ पे 130 रोबोट्स मिलके बनाते हैं। तो जो रोबोट है ये फैक्ट्री के अंदर में लग रहा है, ये फैक्ट्री एक्सपेंस में चला जाएगा। ये आदमी तो है नहीं जो डायरेक्ट वेजेस में जाएगा। अब ये हर एक पार्ट जिस चीज से बन रहा है, जिससे कार बन रहा है, वो सारा रॉ मटेरियल या डायरेक्ट मटेरियल हो गया। ये सारा वर्कर जो फैक्ट्री में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर में काम कर रहा है, ये सारे वर्कर को वेजेस मिलेगा। ये सारे वेजेस को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट मटेरियल भी नजर में आया, जो सारा का सारा पार्ट है जिससे कार बन रहा है, और जो वर्कर लोग असेंबल कर रहे हैं प्रोडक्शन में, इनका वेजेस डायरेक्ट वेजेस हो गया। अब देखना है, एक बार जैसे ही कार बन जाएगा, इसके बाद इसके क्वालिटी को चेक किया जाता है। देखना, पहला अभी होने वाला है ब्रेक टेस्ट, कि भाई एक बार गाड़ी चला रुकेगा ना, तो पहला हो रहा है ब्रेक टेस्ट। इसके ये ब्रेक टेस्ट चल रहा है। अब अगला आएगा शार टेस्ट, कि कितनी तेज बारिश आ जाए, हर तरह के बारिश में ये सस्टेन कर पाएगा ना, तो उसके लिए लोग इन हाउस इसको टेस्ट किया करता है। तो ये हो गया शार टेस्ट। अब इसके बाद होगा ट्रैक टेस्ट। इंडिया में जितना भी तरीका का रोड है, वो लोग सब अपने फैक्ट्री के अंदर में बनाया देखने के लिए कि हर तरह के रोड पे चल पाएगा ना। अब जैसे यहाँ पे हो रहा है ट्रैक टेस्ट, तो इंडिया में जितना तरह का रोड है, माउंटेन्स में रहे, हिल्स में रहे, बीच में रहे, कहीं पे भी रहे, ये पूरा फैक्ट्री के अंदर में बनाया हुआ देखने के लिए चल पा रहा है ना। अब ये सब का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्वालिटी को चेक करना। अब ऑब्वियस बात है, ये सबको करने के लिए इनका बहुत खर्चा लगता है। ये सारे कॉस्ट हम लोग डालते हैं क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट में, जो आएगा कॉस्ट शीट का क्लास नंबर 5 में। तो एक पड़े प्राइमरी पैकिंग, एक पड़े सेकेंडरी पैकिंग,
एक ये वाला है क्वालिटी कंट्रोल, और डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस क्या था ये हम लोग ऑब्जर्व किए। चलो डन।